सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया, सबको नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्ते। बीआर भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं भैया? अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, पेज नंबर 17 पे हैं आज। ओके, ठीक है। बीआर भैया जी शुरू भैया। करें भैया? जी, हाँ तो शुरू हाँ करना भैया। जी, हाँ भैया। तो जैसा क्रम है आज मैं पढ़ता हूँ भैया। आज आप व्याख्या कर लेंगे और फिर सब मिलके चर्चा कर लेंगे। ठीक है भैया। जी भैया। और ये भी करेंगे, जो थोड़ा सा जो समीक्षा वाला मुद्दा है उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, जी है ना। क्योंकि समीक्षा कई पुस्तकों में पढ़ चुके हैं अपन, कई में व्याख्या भी हो चुकी हैं। जी भैया, बिल्कुल। उसको उसको छोड़ के फिर बाकी की व्याख्या जहाँ जरूरत होगी कर लेंगे। जी भैया, है ना, बिल्कुल ऐसा देख लेंगे कि जिस हम्म, पैरा में ज्यादा है उसको, है ना। आप देखिएगा जहाँ पे लगता है, मैं पढ़ता रहता हूँ, है ना। जी तो जी। इस बारे में आप निर्णय ले लीजिएगा भैया। बढ़िया ठीक भैया। ठीक। तो एक बार फिर से सभी को नमस्ते। हम मध्यस्थ दर्शन के वाङ्मय में हम अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का पठन कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 2 के पेज 17 से 17 से शुरू करेंगे, बीच से। और बीआर भैया उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो और जैसा हमारा क्रम है उसके बाद हम सब मिलकर उस पर चर्चा कर लेंगे। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। जी भैया। जी भैया। तो रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन और अस्थिरता अनिश्चयता मूलक वस्तु केंद्रित चिंतन चाहिए, या अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन चाहिए। यही मानव कुल को निश्चय करने का अवसर समीचीन हुआ है। इसे नकारने सकारने के पक्ष में कही गई विश्व दृष्टिकोण, विचार शैली, शास्त्र प्रणालियों में से प्रभावित का परिचय अधिकांश लोगों के पास जांच पड़ताल सहित धारक वाहकता के रूप में प्रस्तुत है। और प्रस्तावित दर्शन बनाम चिंतन, विचार शैली का नाम, प्रस्तावित शास्त्रों का नाम मानव के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। इस स्थली में यहाँ इस अनुभवात्मक अध्यात्मवाद को अध्ययन करता हुआ मेधावियों के स्मरण में इस बात को ला रहे हैं कि प्रस्तावित चिंतन, दर्शन, मध्यस्थ दर्शन, सहस्तित्ववाद के नाम से तीनों वाद तीनों शास्त्र वाङ्मय के रूप में प्रतिपादित, सूत्रित, व्याख्यायित विधि से प्रस्तुत कर चुके हैं। अतएव मानसिकता के आधार के रूप में भ्रमात्मक विधि से इस दशक तक मानव जो भुगत चुका है, और प्रस्ताव के रूप में जागृति और अनुभव प्रमाण सहित जीने की आवश्यकता, उसकी सफलता के लिए सुयोजित मार्ग को प्रशस्त करना, सर्वसुलभ करना ही हमारे प्रयासों का आशय है।
भ्रमित राज्य और धर्म के साथ व्यापार शोषणाधीन हो चुका है। व्यापार मानसिकता में शोषण का ही एकमात्र बुलंद आवाज है। उसमें सभी छल कपट दंभ पाखंड समाया हुआ है। इसी क्रम में मानवेतर वस्तु व्यापार, मानव व्यापार, देह व्यापार, धर्म व्यापार, ज्ञान व्यापार, तकनीकी व्यापार में अधिकाधिक व्यक्ति प्रवृत्त हो चुके हैं। इसका मूल कारण भ्रमित सामुदायिक परंपराएं ही हैं। व्यापार विधि से हर मानव किसी ना किसी का शोषण करता ही है। राज्य विधा में द्रोह विद्रोह होता ही है। धर्म विधा में अपना पराया बना रहता है। इस शताब्दी के मध्यावधि से अभी तक सर्वधर्म सम्मेलन के नाम से अनेकानेक भाषण करने वाले विभूतियों को देखा गया है। सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी कभी एक दूसरे को सराहते भी हैं। इसके बावजूद कौमी महजबी संघर्ष, दूसरे विधि से कौमी महजबी मानसिकता के आधार पर राज्यों के साथ संघर्ष, सत्ता हथियाने, दमन करने, तंग करने का प्रयास देखा गया है। जबकि मानव जाति एक है, धर्म एक है। फलस्वरूप अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, शांति, न्याय, सुरक्षा, समृद्धि, समाधान, सहस्तित्व वर्तमान में विश्वास जागृति सहित विधि से नित्य समीचीन है ही। यही अनुभव मूलक आदर्शवाद मानवीयता सहित समाधानात्मक भौतिकवाद का स्वरूप है। अनुभव मूलक विधि से ही जागृति का प्रमाण होना देखा गया है। भ्रम पर्यंत अधिकारों के प्रति पागल होने के अनंतर कम से कम कुछ लोगों को घायल किए बिना रहा नहीं जा सकता। भ्रम पर्यंत अधिकारों के प्रति पागल होने के अनंतर कम से कम कुछ लोगों को घायल किए बिना रहा नहीं जा सकता। मूलतः अधिकार तंग करने के अर्थ में ही ख्यात है। कुछ लोग तंग होने के लिए अर्थात शोषित होने के लिए तैयार भी बैठे रहते हैं। मानव पुरुष हो या स्त्री हो, वह सदा सदा शरीर यात्रा काल में 5 कोटि में ही गण्य होता है। वह क्रम में जागृति पूर्ण मानव ही दिव्य मानव, जागृत मानव ही देव मानव और मानव अजागृत मानव, पशु मानव व राक्षस मानव के अर्थ में अमानव गण्य होता देखा गया है। जीवन में ही दृष्टि, स्वभाव और प्रवृत्तियां होना अध्ययनगम्य है और स्वयं में अनुभव किया गया है। हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है। अतएव मानव ही सत्यापित करने के लिए, मानव से ही सत्यापित होने के लिए मानव में ही संपूर्ण सत्यापन उद्गमित होना देखा गया है। यही सत्यापन अभिव्यक्ति संप्रेषणा के अर्थ में गण्य होता है। अस्तित्व सहज पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्थाएं अपने अपने त्वय सहित व्यवस्था के अर्थ में परंपरा के रूप में प्रकाशमान है ही। जी भैया। जी भैया। सबको फिर से नमस्कार। बाबा जी मतलब नागराज जी फिर से पूछ रहे हैं कि रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन और अस्थिरता अनिश्चितता मूलक वस्तु केंद्रित चिंतन चाहिए या अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चाहिए। देखिए, हम सबको पता ही है कि जो रहस्यमय ईश्वर केंद्रित चिंतन है उसमें ईश्वर को सब कुछ बता दिया, और जो अस्तित्व में जो वस्तुएं हैं उनको उनने माया या कुछ नहीं है ऐसा बता दिया। और वस्तु केंद्रित चिंतन मतलब जो भौतिकवाद है उसमें बता दिया कि वस्तु ही सब कुछ है, ईश्वर या चैतन्य या चेतना कुछ नहीं है। मतलब दोनों ऐसा एक पक्ष को नकारते रहे और एक पक्ष को स्वीकारते रहे। इसलिए दोनों ही चिंतन जो है, मध्य दर्शन से पहले के दोनों ही चिंतन जो है अधूरे हैं। यही मानव कुल को निश्चय करने का अवसर समीचीन हुआ है। इसे नकारने सकारने के पक्ष में कही गई विश्व दृष्टिकोण, विचार शैली, शास्त्र प्रणालियों में से प्रभावित का परिचय अधिकांश लोगों के पास जांच पड़ताल सहित धारक वाहकता के रूप में प्रस्तुत है। यहाँ पे बाबा जी बोल रहे हैं कि जो ईश्वर केंद्रित चिंतन और वस्तु केंद्रित चिंतन को नकारने सकारने के पक्ष में जो भी मतलब इन दर्शनों में या इन बात शास्त्रों में बाबा जी ने कहा है उसको सब परिचय है उससे। और इन ये जो चिंतन है दो तरह के, इसमें जो भी विचार शैली, दृष्टिकोण, शास्त्र प्रणालियां जो भी लोगों के पास है उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं
और धारक वाहकता के रूप में, कि उसको जो धारक वाहक कर रहा है उसका दृष्टिकोण क्या है, विचार शैली क्या है, इसके रूप में जांच कर सकते हैं। और प्रस्तावित दर्शन बनाम चिंतन विचार शैली का नाम, मतलब जो प्रस्तावित दर्शन है मतलब मध्यस्थ दर्शन, जिसको जीवन विद्या भी बोल रहे हैं हम लोग, इसमें जो भी चिंतन है, विचार शैली है, शास्त्र है, ये सब मानव के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। और उसी शास्त्रों में से एक में अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्व के नाम से तीनों शास्त्र वाङ्मय के रूप में प्रतिपादित सूत्रित व्याख्यायिक विधि से प्रस्तुत कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के नाम से जो भी वाद, तीनों शास्त्र और चारों दर्शन प्रस्तुत किए हैं, उसको व्याख्या विधि से प्रस्तुत कर चुके हैं। अतएव मानसिकता के आधार के रूप में भ्रमात्मक विधि से इस दशक तक मानो जो भुगत चुका है, प्रस्ताव के रूप में जागृति और अनुभव प्रमाण से ही जीने की आवश्यकता, उसकी सफलता, मतलब अभी तक मानो जो भी विगत में भुगत चुका है इस दशक तक, मतलब 2000 तक की बाबा बात करते हैं, सन 2000 तक मानो जो भी भुगत चुका है, वस्तु केंद्रित चिंतन को एडाप्ट करके या ईश्वर केंद्रित चिंतन को एडाप्ट करके, उससे जागृति का जो मार्ग है वो सुनिश्चित नहीं हुआ। तो उसी जागृति को और अनुभव प्रमाण से जीने के लिए, जीने की आवश्यकता के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको सर्वसुलभ करने का ही हमारा प्रयासों का आशय है। मतलब इस दर्शन को प्रस्तुत करने के पीछे हमारा यही आशय है। भ्रमित राज्य और धर्म के साथ व्यापार शोषणाधीन हो चुका है ना। तो व्यापार और जो शोषण, मतलब व्यापार में जो भी क्रियाकलाप हैं वो सब एक दूसरे का शोषण करने के अर्थ में ही है। उसमें छल कपट दम पाकट सब समाया हुआ है ना। और फिर उसी में लिखे हैं जो वस्तु व्यापार, मानव व्यापार, देह व्यापार, धर्म व्यापार, ज्ञान व्यापार, तकनीकी व्यापार, मतलब ये सब इतने तरह के, इससे और अधिक भी होंगे, ये सब व्यापार जो है व्यक्तियों में प्रवृत्त हो चुके हैं। व्यापार विधि से हर मानव किसी न किसी का शोषण करता ही है। और राज विधा में दो विद्रोह होता है। राज विधा मतलब जो राज्य में राज्य कुर्सी हथियाने के लिए, भले अब लोकतांत्रिक विधि है पर उसमें भी उसको शासन को हथियाने के लिए एक एक दूसरे के प्रति द्रोह विद्रोह होता ही है, करना ही पड़ता है। धर्म विधा में अपना पराया बना ही हुआ है ना। और बोल रहे हैं इस शताब्दी तक अनेक सर्वधर्म सम्मेलन के नाम से बहुत से लोगों के भाषण सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं। सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी कभी दूसरे के धर्म को भी सराहते हैं। इसके बावजूद जो सामुदायिक संघर्ष हैं, धार्मिक संघर्ष हैं, मजहबी संघर्ष हैं, उसके लिए जो है मानसिकता तैयार होती ही रहती है। और उसी तरह राज्यों के साथ संघर्ष, सत्ता हथियाने, दमन करने, तंग करने का प्रयास, ये सब देखा जाता है। मतलब व्यापार में भी, राज्य में भी, धर्म में भी, सब जगह एक दूसरे के प्रति संघर्ष, एक दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे के साथ दो विद्रोह देखा जा रहा है। मतलब इन तीनों उसमें गद्दियों में कहीं भी आम आदमी को सुख शांति का कोई अवसर नहीं है। जबकि मानव जाति एक है, धर्म एक है, फलस्वरूप अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, शांति, न्याय, सुरक्षा, समृद्धि, समाधान, सहअस्तित्व, वर्तमान में विश्वास, जागृति सहज विधि से नित्य समीचीन है ही। तो बाबा जी बोल रहे हैं इन तीनों गद्दियों में अभी का आलम ये है, जबकि मानव जाति एक है, धर्म एक है, और उसके फलस्वरूप, मतलब ऐसा स्वीकार करने के फलस्वरूप अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, शांति, न्याय, सुरक्षा, समृद्धि, समाधान, सहअस्तित्व, वर्तमान में विश्वास, ये नित्य समीचीन है। लेकिन जागृति विधि से जब अध्ययन पूर्वक हम लोग जागृत होंगे तो सब ये जो है इस तरह से सारी चीजें समीचीन है। यही अनुभव मूलक आदर्शवाद, मानवीयता सहज समाधानात्मक भौतिकवाद का स्वरूप है। अनुभव मूलक विधि से जागृति का प्रमाण होना देखा गया है। इस प्रकार जो जागृति का प्रमाण है उसके लिए जगह जगह पे निर्देश है कि अनुभव मूलक विधि से ही होगा।
बिना अनुभव के जागृति का प्रमाण नहीं होगा, और जब तक जागृति नहीं होगी तब तक ये जो बोल रहे हैं सुख शांति समृद्धि, है ना, सहअस्तित्व, न्याय सुरक्षा सार्वभौम व्यवस्था, ये सब भी नहीं होगा। तो हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम अध्ययन करें और अनुभव मूलक विधि से जागृति के लिए अग्रसर हों। भ्रम पर्यंत अधिकारों के प्रति पागल होने के अनंतर कम से कम कुछ लोगों को घायल किए बिना रहा नहीं जा सकता। मूलतः अधिकार तंग करने के अर्थ में ख्यात हैं। शासन प्रशासन के लोगों में जो बैठे लोग हैं, उनके पास जो अधिकार हैं, उनको अगर ठीक से देखेंगे तो जो सारे अधिकार हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं तंग ही करते हैं। जितना उनको सुविधा या समाधान प्रस्तुत करते हैं, उससे ज्यादा तंग करते हैं। मानव पुरुष हो या स्त्री सदा सदा शरीर यात्रा काल में 5 कोटि में ही गण्य होते हैं। यहाँ पे बताया है कि आदमी जो है, मानव जाति, पुरुष हो या स्त्री, दोनों 5 कोटि में गण्य होते हैं। अमानव कोटि में 2 हैं, पशु मानव, राक्षस मानव, और मानव या अति मानव कोटि में 3 है, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, है ना। तो ये हम सबको पता ही है। जीवन में ही दृष्टि, स्वभाव और प्रवृत्तियां होना अध्ययनगम है और स्वयं में अनुभव किया गया है। तो जो जीवन है, मानव में जो जीवन नाम की एक वस्तु है, उसी में ही सारा स्वभाव और प्रवृत्तियां जो है अध्ययनगम है। ये स्वयं में अनुभव किया गया है। हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है। मतलब कुछ लोगों में अभी भी लगता है कि स्वभाव और प्रवृत्ति जो है ब्रेन में है ना। तो उसी के लिए स्पष्टीकरण है कि ये स्वभाव और प्रवृत्तियां जो है जीवन में ही है। अभी एक एग्जाम्पल हुआ, एक अ, राकेश कंवर है। आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, जो रायपुर वाले हैं वो जानते होंगे। आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है और अभी अध्ययन में लगा हुआ है। अभी उसके एक बड़े पिताजी, मतलब जिसको ताऊ जी बोलते हैं, कोरबा तरफ रहते थे वो, उनकी 75 साल की एज में डेथ हुई। तो डेथ हुई, वो जो उनकी बॉडी थी वहां पे सब लोग बैठे हुए थे। उनकी वाइफ जो है उनके पास नहीं रहती थी, यहाँ रायपुर में रहती थी कई सालों से, 15 सालों से। मतलब उन दोनों की आपस में नहीं बनती रही होगी। तो वो वो क्या कर रहे हैं इनकी वाइफ को नहीं पता होता था। इनकी वाइफ यहाँ क्या कर रही होती, आपस में कम्युनिकेशन भी नहीं था। तो वहां पे जो राकेश है वो अपने मतलब जो डेथ बॉडी है, अपने ताऊ का हाथ पकड़ रहा था। तो इसकी वाइफ जो है ये बोलती है, उसको क्यों पकड़ रहा है। मतलब वो जब ऐसा सब बोली और कुछ कुछ बोलने लग गई, फिर कुछ कुछ बताई कि तुम्हारी माँ ने मेरे लिए हलवा भेजा था 6 महीने पहले, बहुत अच्छा बना था। ये सब बातें उसकी वाइफ को पता नहीं थी, जो डेथ हुई थी उनकी वाइफ को, पर ये सब बातें बोल रही थी। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित थे, है ना। तब ये समझ में आया, ये राकेश का कहना था कि मेरे को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आया कि जो मेमोरी होती है वो जीवन में होती है, और उनका जीवन जो है कुछ देर के लिए उनकी वाइफ में आ गया था और उनकी वाइफ के थ्रू अभिव्यक्त हो रहा था। तो बोले अभी तक मैं पढ़ता था दर्शन में कि मेमोरी पर कब मेरे को डाउट होता था कि कुछ मेमोरी ब्रेन में होती है और कुछ जीवन में होती है, पर ये समझ में आया कि इस तरह की सारी मेमोरी जीवन में ही होती है, क्योंकि उनका तो ब्रेन खत्म हो चुका है। तो उनके वो तो व्यक्त कर नहीं सकते, तो जीवन जो इनके में आया है वो व्यक्त कर रहा है। ऐसा एक एग्जाम्पल है, इसी के रिलेवेंट था इसलिए मैंने बताया। जीवन में ही दृष्टि, स्वभाव और ये प्रवृत्तियां होना। बात ये नहीं समझ में आई कि कौन कह रही थी, उनकी वाइफ कह रही थी। हाँ, उनकी वाइफ कह रही थी। जो हाँ उनकी वाइफ को पता ही नहीं था जिन घटनाओं का, वो भी उनके हाँ। मरने के बाद वो जीवन, चूंकि उनकी वाइफ के माध्यम से तो अभिव्यक्त हो रहा अच्छा, था। मतलब वो वहां पर गई थी, जो डेथ डेथ हुई थी तो वो हाँ वहां पर हाँ, गई। वहां थी वो भी, हाँ। अच्छा। ओके। अतएव मानव ही सत्यापित करने के लिए, मानव से ही सत्यापित होने के लिए, मानव में ही संपूर्ण सत्यापन उद्गमित होना देखा गया है। इस तरह से बाबा जी बोल रहे हैं कि जो अनुभव पूर्वक जो जागृति होती है, उसको सत्यापित करने के लिए मानव ही सत्यापित करेगा। मानव में ही संपूर्ण सत्यापन उद्गमित होना देखा गया है।
यही सत्यापन अभिव्यक्ति संप्रेषणा के अर्थ में गण्य होता है। तो मानव जागृति पूर्वक, अनुभव पूर्वक जो भी सत्यापन करता है अपने व्यवहार में, कार्य में, जीने में, बोलने में, विचार में, समाधान के रूप में, वही सब सत्यापन जो है अभिव्यक्ति और संप्रेषणा के अर्थ में गण्य होता है। अस्तित्व सहज पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था अपने अपने अस्तित्व सहज पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था अपने अपने त्व सहित व्यवस्था के अर्थ में परंपरा के रूप में प्रकाशमान है ही। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। अस्तित्व सहज सभी अवस्थाओं का दृष्टा, मानवीयतापूर्ण क्रियाकलापों का कर्ता, मानवा अपेक्षा सहज समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व का भोक्ता केवल मानव ही है। अस्तित्व में अनुभव सहज अभिव्यक्ति ही यह सत्यापन और सत्यापन विधि होना पाया गया है। यही मानव परंपरा का मौलिक वैभव है। यह सर्वसुलभ होने के लिए परंपरा ही जागृत होना अति अनिवार्य है। इस 20वीं शताब्दी के 10वें दशक तक इस धरती के मानव विविध प्रकार से अथवा उक्त दोनों प्रकार से, यथा भौतिकवादी और आदर्शवादी विधि से मानव को भुलावा देकर ही सारे धरती का शक्ल बिगाड़ दिया, और दूसरे विधि से मरणोपरांत स्वर्ग और मोक्ष के आश्वासन में लटकाया। जबकि मानव शरीर यात्रा की अवधि में ही जागृति, अनुभव मूलक प्रमाणिकता मानव के लिए एकमात्र शांति, पूर्ण समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, सहज आनंदित होना देखा गया है। यही जागृति सहज प्रमाण है। आडंबर मूलतः भ्रमवशी घटित होना देखा गया है। संपूर्ण भ्रम का पोषण राजगद्दी एवं धर्मगद्दी करता है। इसका स्रोत शिक्षा गद्दी है। इस प्रकार शिक्षा गद्दी को जागृत होना आवश्यक है। इसके फलन में मानव धर्म ही अखंड समाज के अर्थ में सर्व मानव में से के लिए आश्वस्त और विश्वस्त होना नित्य समीचीन है। इससे संपूर्ण समुदायों जो अपने को समाज कहते हैं उनका विलय होगा ही। दूसरा, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था सहज विधि से अनेक राज्यों की परिकल्पना तिरोभावित होगी। इस प्रकार धरती की अखंडता अपने में संपूर्णता के साथ स्वस्थ होने का शुभ दिशा प्रशस्त होगा। इसी के साथ मानव कुल में वांछित संयमता, प्रदूषण विहीन प्रौद्योगिकी, ऋतु संतुलन, जनसंख्या नियंत्रण सहित स्वस्थ मानसिकता पूर्ण मानव इकाई इस धरती के ऊपर सतह में सहज रूप में निष्पन्न होती रहेगी। उसी के साथ सहस्तित्व विधि से सदा सदा के लिए पीढ़ी से पीढ़ी समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व पूर्वक जीने की कला, विचार शैली, अनुभव बल संपन्न होगा। यही समृद्ध मानव परंपरा का स्वरूप होना स्पष्टतया समझा गया है। यह समझदारी अस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से स्पष्ट हुआ है। यही मूलतः अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन की अभिव्यक्ति है। अनुभव मूलक विधि से शिक्षा का स्वरूप अपने आप से जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान सहज विधि से शिक्षा संस्कार संपन्न करने का उपक्रम सहज होना देखा गया है। इसे सर्वसुलभ कराना संभव है। इस तथ्य को भी परिशीलन कर चुके हैं। ऐसी शिक्षा संस्कार को मानवीय शिक्षा संस्कार का नाम दिया है। यह शिक्षा का स्रोत सहस्तित्व सहज है। इस बात को सत्यापित किए हैं। अस्तित्व में नित्य व्यवस्था है, ना कि शासन। शासन को व्यवस्था मानना ही पूर्ववर्ती दोनों विचारधारा भटकने का एक बिंदु रहा है। दूसरा प्रधान बिंदु अस्तित्व को समझने में असमर्थ रहा है या अड़चन रहा है अथवा भ्रम से पीड़ित रहे हैं। इन्हीं कारणों से दोनों प्रकार के विचारधाराएं अस्तित्व सहज, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य के रूप में अनुभव करने में वंचित रहे हैं, या अनुभव हुआ किंतु अभिव्यक्ति संप्रेषणा में प्रमाणित होना संभव नहीं हो पाया है। जबकि हमें अस्तित्व में अनुभव के अनंतर अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन में कोई अड़चन उत्पन्न नहीं हुई।
अब यह भी सर्वेक्षण निरीक्षण परीक्षण की बेला समीचीन है कि यह संप्रेषणा मानव कुल में से के लिए आवश्यकता के रूप में विदित होगा या नहीं। हमें इस पर पूर्ण भरोसा है। मानव में से के लिए अस्तित्व में अनुभविक आवश्यकता के रूप में स्वीकार्य हुआ हो, ऐसी स्थिति में यह अभिव्यक्ति संप्रेषणाएं स्वाभाविक रूप में बोधगम्य हृदयंगम पूर्वक सहस्तित्ववादी मार्ग को प्रशस्त करेगा, क्योंकि अस्तित्व ही सहस्तित्व के रूप में नित्य विद्यमान है। जी भैया। जी भैया। तो यहाँ पे बाबा जी फिर बोल रहे हैं कि जो दृष्टा कर्ता जो है मानव ही है ना। अस्तित्व सहज सभी अवस्थाओं का, मतलब जो भी अवस्थाएं हैं मानव सहित, जो चार अवस्थाएं हैं उनका सभी का दृष्टा मानव है, और मानवतापूर्ण क्रियाकलापों का कर्ता। मतलब जो मानवतापूर्ण क्रियाकलाप हैं वही मानव के अधिकार, उसी को मानव का अधिकार भी बोला है, वही मानव का कर्म भी बोला गया है ना। तो इस तरह से मानवतापूर्ण क्रियाकलापों का कर्ता भी मानव है। मानव अपेक्षा सहज समाधान समृद्धि से अभय अभय से अस्तित्व का भोक्ता केवल मानव ही है। और भोक्ता की भी जो यहाँ पे परिभाषा बाबा जी ने दी है और भी कई जगह बोले हैं कि जो मानव अपेक्षा सहज समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व है, जो मानव की अपेक्षा है उनका भोक्ता भी मानव है। मतलब मानवीयता पूर्ण क्रियाकलापों का कर्ता मानव है, अमानवीय पूर्ण क्रियाकलापों का जो कर्ता है वो एक्चुअली अमानव की श्रेणी में आ जाते हैं, है ना। अस्तित्व में अनुभव सहज अभिव्यक्ति ही यह सत्यापन और सत्यापन विधि होना पाया गया है। तो ये जो चीजें हैं ऊपर, दृष्टा कर्ता और भोक्ता मानव कैसे है, इसका अनुभव सहज विधि से अभिव्यक्त जो मानव होता है उसके सत्यापन के विधि में ऐसी चीजें, मतलब दृष्टाकर्ता भोक्ता मानव का, मानवीय दृष्टाकर्ता भोक्ता का सत्यापन विधि जागृत मानव के क्रियाकलापों से प्रमाणित होता है, अभिव्यक्त होता है। यही मानव परंपरा का मौलिक वैभव है। यह सर्वसुलभ होने के लिए परंपरा ही जागृत होना अति आवश्यक है। तो जो मानव परंपरा है, मानवीय परंपरा है, उसका मौलिक वैभव यही है कि हर मानव मानवतापूर्ण जो उसके सत्यापन विधि से, अभिव्यक्त विधि से जी रहा हो, है ना। और इसको, इस परंपरा को सर्वसुलभ बनाने के लिए जागृति विधि का, परंपरा में जागृति विधि का होना आवश्यक है। जैसे अभी जागृति विधि शुरुआत हुई है, इसमें लोग जागृत हो जाएंगे, अधिकांश लोग जागृत हो जाएंगे, उसकी फिर परंपरा होगी। उस स्थिति को बाबा जी बोल रहे हैं कि जागृति विधि की परंपरा होना आवश्यक है। यही मानव परंपरा का मौलिक वैभव है। तो जो मानव की जो परंपराएं हैं, अभी तक जो मानव की परंपराएं हैं वो मानवीय नहीं हो पाई हैं, तो जब भी होंगी ये मौलिक वैभव यही है। यह सर्वसुलभ होने के लिए परंपरा का जागृत होना अति अनिवार्य है। इस 20वीं शताब्दी के 10वें दशक तक इस धरती के मानव विविध प्रकार से अथवा उक्त दोनों प्रकार से यथा भौतिकवादी और आदर्शवादी विधि से मानव को भुलावा देकर ही सारी धरती का शकल बिगाड़ दी। मतलब अभी तक मानव जो भी किया इस पर केंद्रित चिंतन से किया, तो मानव को उपेक्षित कर दिया। मतलब मानव को मतलब इसको जो मानव के लिए जो समाधान और समाधान बोल रहा हूँ, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको छोड़ दिया, और भौतिकवादी विधि से उनको पकड़ के मानव को छोड़ दिया। इस तरह से धरती का शकल बिगाड़ दिया। और दूसरी विधि से मरणोपरांत स्वर्ग और मोक्ष के आश्वासन में लटकाया, जो ईश्वर केंद्रित चिंतन है। जबकि मानव शरीर यात्रा की अवधि में ही जागृत अनुभव मूलक प्रमाण प्रामाणिकता मानव के लिए एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व सहज आनंदित होना देखा गया है। तो इस प्रकार बाबा जी बोलते हैं मानव जो है अपनी शरीर यात्रा के पर्यंत ही भोक्ता के रूप में शांति पूर्ण समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व और आनंद को भोगता है, या उसको जीता है और उसको अभिव्यक्त करता है। ये मानव की अपेक्षा है, मानवीय अपेक्षा है, और इसको प्रमाणित होना भी सहज है, और ये जागृति पूर्वक प्रमाणित होता है।
आडंबर मूलतः भ्रमवश ही घटित होना देखा गया है। संपूर्ण भ्रम का पोषण राजगद्दी या धर्म गद्दी करता है, इसका स्रोत शिक्षा गद्दी है। तो इस प्रकार जो पूरे दुनिया में जो भ्रम समाया हुआ है उसका पोषण राजगद्दी और धर्म गद्दी करता है, और उसका स्रोत शिक्षा गद्दी है। मतलब अभी जो भी शिक्षा के रूप में किसी भी देश में कहीं भी जो भी पढ़ाया जा रहा है वो संपूर्ण जो है भ्रम ही है। मतलब जो अस्तित्व सहज शिक्षा या जागृति सहज शिक्षा का जो है कहीं भी मतलब प्रतिपादित नहीं है या प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार शिक्षा गद्दी को जागृत होना आवश्यक है। इसके फलन में मानव धर्म ही अखंड समाज के अर्थ में सर्व मानव में से के लिए आश्वस्त विश्वस्त होना समीचीन है। इससे मतलब जब शिक्षा गद्दी जागृत हो जाएगी, शिक्षा परंपरा जागृत हो जाएगी, तो समाज के अर्थ में सर्वमानव मतलब मानवीय समाज के अर्थ में सर्वमानव के आश्वस्त और विश्वस्त होना समीचीन है। मतलब सभी सर्व मानव समाज के लिए जिएंगे। इससे संपूर्ण समुदाय, इससे जो संपूर्ण समुदाय हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई कुछ है ना, ये सब जो है इन सब का विलय हो जाएगा, मतलब एक मानव समाज बन जाएगा। और दूसरा, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, वो सब समा जाएंगे। तो जो विभिन्न जो राष्ट्र हैं जो आपस में लड़ाई करते रहते हैं उनका तिरोभाव होगा, वो सब खत्म हो जाएंगे और अखंड समाज स्वराज्य व्यवस्था धरती पर होगी। इस प्रकार धरती की अखंडता अपने संपूर्णता के साथ स्वस्थ होने का शुभ दिशा प्रशस्त होगा। इसी के साथ मानव कुल में वांछित संयमता, प्रदूषण विहीन प्रौद्योगिकी, ऋतु संतुलन, जनसंख्या नियंत्रण सहित स्वस्थ मानसिकता पूर्ण मानव इकाई इस धरती के ऊपरी सतह में सहज रूप में निष्पन्न होती रहेगी। इस प्रकार बाबा जी बोल रहे हैं, जो मानव अपेक्षा है, मानव चाहता है कि प्रदूषण विहीन प्रौद्योगिकी और मानव में संयम हो, ऋतु संतुलन हो, जनसंख्या नियंत्रण हो और स्वस्थ मानसिकता पूर्ण मानव इकाई इस धरती के ऊपरी सतह पर हमेशा निष्पन्न होती रहेगी। मतलब वो जो भी मानव संतान होगी वो इस विधि से जागृत होती रहेगी। उसी के साथ सहस्तित्व विधि से सदा सदा के लिए पीढ़ी से पीढ़ी समाधान, समृद्धि, अभय सहस्तित्व पूर्वक जीने की कला, विचार शैली, अनुभव बल संपन्न होगा। यही समृद्ध मानव परंपरा का स्वरूप होना स्पष्टतः समझा गया है। तो इस प्रकार जो ये सब व्यवस्थाएं हैं ये जो है समृद्ध मानव परंपरा का स्वरूप है, और ये जागृति विधि से संभव है। जागृति विधि से जो शिक्षा होगी और अखंड समाज व्यवस्था होगी उसमें जो है ये समृद्ध मानव परंपरा स्वरूप होगा। यह समझदारी अस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से स्पष्ट हुआ है। यही मूलतः अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार ऐसे मानव और इस तरह की मानवीय परंपरा, इस तरह की अखंड समाज व्यवस्था होगी, यही अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन की अभिव्यक्ति है। अनुभव मूलक विधि से शिक्षा का स्वरूप अपने आप में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान, सहज विधि से शिक्षा संस्कार संपन्न करने का उपक्रम सहज होना देखा गया है। तो अनुभव मूलक विधि से जो शिक्षा का स्वरूप होगा उसमें बाकी जो तकनीकी शिक्षा होगी वो ठीक है, पर जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान ये अवश्य रूप से उसमें समाहित होगा शिक्षा में। इसे सर्वसुलभ करना संभव है, इस तथ्य को भी परिशीलन कर चुके हैं। अब बाबा जी बोल रहे हैं कि ये जो मानवीय शिक्षा है इसका सर्वसुलभ करना संभव है। इसे परिशीलन मतलब इसको समझा जा चुका है, देखा जा चुका है। ऐसी शिक्षा संस्कार को मानवीय शिक्षा संस्कार का नाम दिया है। यह शिक्षा का स्रोत सहअस्तित्व सहज है, इस बात को सत्यापित किए हैं। अस्तित्व में नित्य व्यवस्था है, न कि शासन है। जो यह शिक्षा है ये सहअस्तित्व सहज है, मतलब अस्तित्व सहज शिक्षा है। इसकी आवश्यकता है, इसी को होना चाहिए। और इसके लिए जो बार बार बाबा जी बोलते हैं कि मानव जाति बाध्य है, मतलब इसको करना ही पड़ेगा, इस बात को सत्यापित किए हैं। और फिर वही बोल रहे हैं कि अस्तित्व में व्यवस्था है, न कि शासन है।
तो इसलिए अस्तित्व में व्यवस्था है। तो जो व्यवस्था है वो अस्तित्व सहज है और उसको शिक्षा के माध्यम से सबको दिया जा सकता है, सबको पढ़ाया जा सकता है। शासन को व्यवस्था मानना ही पूर्ववर्ती दोनों विचारधारा भटकने का एक बिंदु रहा। फिर वहीं पे समीक्षा के रूप में बोल रहे हैं कि जो व्यवस्था को न समझते हुए शासन को ही व्यवस्था मान लिया गया, यही जो पूर्ववर्ती दोनों बिंदु मतलब ईश्वर केंद्रित चिंतन और वस्तु केंद्रित चिंतन का भटकने का कारण रहा। दूसरा प्रधान बिंदु अस्तित्व को समझने में असमर्थ रहा या अड़चन रहा अथवा भ्रम से पीड़ित रहे। मतलब दूसरा बिंदु क्या रहा, अस्तित्व को सअस्तित्व रूप में समझ नहीं पाए, है ना। मतलब दोनों ही विचारधारा अस्तित्व को समझ नहीं पाए। इन्हीं कारणों से दोनों प्रकार के विचारधारा अस्तित्व सहज यथार्थता वास्तविकता सत्यता को स्थिति सत्य वस्तु स्थिति सत्य वस्तुगत सत्य के रूप में अनुभव करने से वंचित रहे। तो अस्तित्व को जो जिस प्रकार से यथार्थता वास्तविकता सत्यता है, स्थिति सत्य वस्तु स्थिति सत्य वस्तुगत सत्य के रूप में अस्तित्व सहज ढंग से जो बाबा जी ने अनुभव किया है, बाबा जी बोल रहे हैं उनको दोनों पूर्ववर्ती विचारधारा या तो समझ नहीं पाए, मतलब अनुभव नहीं कर पाए, या फिर अनुभव किसी ने किया होगा तो अभिव्यक्त संप्रेषणा करने में कोई अड़चन उत्पन्न हुई होगी, जबकि बाबा जी बोल रहे हैं कि हमको इसको अभिव्यक्त करने में संप्रेषित करने में कोई अड़चन नहीं हुआ। अब यह भी सर्वेक्षण निरीक्षण परीक्षण की बेला समीचीन है कि संप्रेषणा मानव कुल में से के लिए आवश्यकता के रूप में विदित होगा या नहीं। अब बाबा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने तो इसको संप्रेषित कर दिया है ना, अभिव्यक्त कर दिया, लेकिन अब जो मानव है उनको ये सर्वेक्षण परीक्षण निरीक्षण करना है कि ये संप्रेषणा जो हुई है मानव केंद्रित अस्तित्व मूलक चिंतन की, ये मानव कुल के लिए आवश्यक है कि नहीं है। हमें इस पर पूर्ण भरोसा है मानव में से के लिए अस्तित्व में अनुभव एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार हुआ हो। ऐसी स्थिति में यह अभिव्यक्ति संप्रेषणा स्वाभाविक रूप में बोधगम हृदयंगम पूर्वक सहस्तित्ववादी मार्ग को प्रशस्त करेगा, क्योंकि सहस्तित्व ही अस्तित्व के रूप में नित्य विद्यमान है। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि हमको पूरा भरोसा है कि मानव में से के लिए अस्तित्व में एक अनुभव के आवश्यकता के रूप में स्वीकार हुआ हो। जहाँ पे अनुभव एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार हुआ हो, ऐसी स्थिति में यह अभिव्यक्ति संप्रेषणाएं मानव को बोधगम होंगी हृदयंगम होंगी और सहस्तित्ववादी मार्ग को प्रशस्त करेगा, क्योंकि सहस्तित्व ही अस्तित्व में नित्य विद्यमान है। जो अस्तित्व में नित्य विद्यमान है वो आदमी को बोधगम्य करना हृदयंगम करना उसकी मजबूरी है, उसकी आवश्यकता है ना। इस तरह से जो अभिव्यक्ति संप्रेषणा है ये मानव कुल को स्वीकार होगी, ऐसा बाबा जी का कहना है। जी भैया। जी भैया, बहुत सुंदर। इस दशक तक दंडाधिकार, दमन अधिकार, पूंजी का अधिकार, धरती का अधिकार, मानव पर अधिकार, जीवों पर अधिकार, वनों पर अधिकार, खनिजों पर अधिकार, प्रौद्योगिकी पर अधिकार, व्यापार अधिकार, राज्य अधिकार, समुद्र और आकाश पर अधिकार, धर्म अधिकार और बौद्धिक संपदाओं पर अधिकारों का चर्चा, अधिकारों की सीमा और मर्यादाओं पर भी ध्यान दिया जाना देखा गया। इन सभी मुद्दों के संबंध में कई समुदायों अथवा सभी समुदायों का सम्मिलित अथवा समुदाय प्रतिनिधियों का सम्मिलित गोष्ठी विचार पूर्वक निर्णयों को स्वीकारा गया। अब ऐसी सभी स्वीकार्यताएं महिमा में दस्तावेजों के रूप में माने गए हैं। महिमा संपन्न दस्तावेज का तात्पर्य जिस स्वीकृतियों का हेरा फेरी होने से उसके लिए डरावनी सबक सीखने के लिए स्वीकृतियां बनी रहती हैं या इसको मर्यादा माना जाता है। ये सब ऐसे मौलिक दस्तावेजों का मूल तात्पर्य सभी अपने अपने देश में शांतिपूर्वक जी सकें, इसी मानसिकता से उक्त सभी बातों पर एक समझौता किया जाता है।
जबकि अभी तक पूर्ववर्ती किसी भी चिंतन के अनुसार कोई भी वांग में जो मानव के सम्मुख प्रस्तुत हुई है उसमें सार्वभौम शांति का कोई परिभाषा, प्रतिपादन, उसका व्याख्या संप्रेषित नहीं हो पाया है। साथ ही सुख शांति की अपेक्षा हर मानव में होना पाया जाता है। उक्त मुद्दों पर स्वीकृत अधिकारों के आधार पर किए गए समझौते बारंबार बदलते भी रहते हैं। इसी के साथ इस शताब्दी के अंतिम दशक तक में यह भी देखा गया कि जिस देश के पास सर्वाधिक समर शक्ति हाथ लगी है वह किसी के अधिकारों को भी हथिया लिया है और अपने अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस शताब्दी के पहले भी इस प्रकार की नजीरें उपनिवेश के रूप में घटित होना ख्यात हो चुकी हैं। इस प्रकार कोई भी अपने सामरिक कूटनीतिक, जिसका मतलब है अंतः कलह को पैदा करो, राज करो, डिवाइड एंड रूल, मानसिकता से पहले भी जो अपना देश नहीं है ऐसे देशों पर अधिकार पाने का प्रयोग किया गया है। यह राज्याधिकार मानसिकता मूलतः अपने स्वजनों, स्वजातियों और स्वदेशियों के सुविधा के लिए अन्य देशों की संपदाओं को अपहरण कर, शोषण कर अपने देश में उपयोग करने के रूप में प्रयास करना देखा गया है। आदिकाल से ही सामरिक शक्ति संपन्न राज्य को विकसित राज्य, उस देश में निवास करने वालों को विकसित जनजाति मान्यता के रूप में लोकव्यापीकरण हुआ है। जबकि युद्ध ना तो विकास का आधार है, ना कड़ी है, ना प्रक्रिया है, क्योंकि इससे अखंड समाज का एक भी सूत्र, व्याख्या, प्रयोजन प्रमाणित नहीं होता। जबकि मानवीयतापूर्ण पद्धति, प्रणाली, नीति से अखंड समाज का ही सूत्र रचना, व्याख्या व प्रयोजन नित्य समीचीन है। इससे वंचित होने का एक ही कारण है, दैट इज भ्रमात्मक मानसिकता अथवा भय प्रलोभन आस्थाओं से ग्रसित मानसिकता ही है। अभी तक जितने भी छीना झपटी युद्ध, विश्व युद्ध हुए हैं वे सब उक्त तीनों आधार पर भी संपन्न हुए हैं। अतएव अनुभव मूलक विधि से ही मानवीयतापूर्ण पद्धति, प्रणाली नीति पूर्वक है। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार सुलभता, न्याय सुरक्षा सुलभता, उत्पादन कार्य सुलभता, विनिमय कोष सुलभता, स्वास्थ्य संयम सुलभता नित्य वैभव के रूप में इस धरती पर वैभवित होना सहज है, नियति है, एक अपरिहार्यता है। ऐसी ऐश्वर्य संपन्न मानव परंपरा महिमा से ही अनेक राज्य, समुदाय संबंधी अधिकारोन्माद समापन होना स्वाभाविक है। इसका समापन और मानवीयता का उदय अर्थात जागृति ही मानव परंपरा में से के लिए मौलिक संक्रमण और परिवर्तन है। मानव जाति, मानव धर्म एक ही है और धरती एक है। इस आधार पर अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानव परंपरा में वैभवित होना सहज है। इसी के साथ राज्य अधिकार उन्माद समापन होने के साथ साथ सामुदायिक धर्मोन्माद बनाम संप्रदाय मत पंथों का भ्रम और उन्माद अपने आप दूर होता है। अखंड समाज विधि से सहज होने के कारण, सर्वसुलभ होने के कारण मानव परंपरा में सुख शांति का सूत्र अपने आप प्रभावशील होने लगता है। सुख शांति के लिए विविध धर्म कहलाने वाले अथवा सामुदायिक धर्म कहलाने वाले संप्रदायों का आशय रूप में जो सुख शांति की अपेक्षा और आश्वासन के बीच ये सभी गद्दियां अपने को सम्मानशील बनाए रखे हैं। सभी मानव इसकी आवश्यकता को मूल्यांकन करने योग्य होता है। फलस्वरूप सब भ्रम अपने आप दूर होने की व्यवस्था समीचीन है। जी भैया। जी भैया। तो यहाँ पे बाबा जी बोल रहे हैं कि जो भी अधिकारों की तरीके हैं, अधिकारों की परिभाषाएं हैं, है ना, तो उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन अधिकारों में कौन कितना अधिकार संपन्न होगा, कौन किसको उपयोग करेगा, उसके संबंध में जो प्रतिनिधिगण हैं वो गोष्ठी करते हैं, विचार करते हैं और फिर निर्णय करके स्वीकार करते हैं। और वो जो निर्णय है उनको दस्तावेजों के रूप में संपन्न करते हैं, मतलब एक एग्रीमेंट या एक वो करते हैं, जैसे ये संधि, वो संधि, ऐसा जो है करते हैं। और फिर बाद में कुछ सालों बाद आपस में कुछ भी विवाद के कारण उन संधियों को जो है
वो तोड़ भी देते हैं। और ये जो सारी संधियां करते हैं या ये जो आपस में एग्रीमेंट करते हैं या एक दूसरे के साथ जो समझौता करते हैं, उसका आशय रहता है कि वो अपने देश में उसके नागरिक जो कि शांतिपूर्वक जिए और उसमें कोई दूसरा देश जो है उनको तंग न करे, कोई वो न करे, है ना। लेकिन इसी में बाबा जी बोल रहे हैं कि इसमें सार्वभौम शांति की कोई परिभाषा, प्रतिपादन, उसका व्याख्या संप्रेषित नहीं हो पाया। मतलब जितने भी ये समझौते और वार्ताएं होती हैं, उसमें सार्वभौम शांति की न तो कोई परिभाषा है, न प्रतिपादन है, न उसकी व्याख्या है। मतलब उसका कल्पना भी शायद ये जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनको नहीं होता। वो केवल अपने देश की सुख शांति के बारे में सोचते हैं, दूसरे देश की सुख शांति के बारे में सोचते ही नहीं है। इसलिए सार्वभौम शांति का परिभाषा उनको समझ में भी नहीं आता। उक्त मुद्दों पर स्वीकृत अधिकारों के आधार पर किए गए समझौते बार बार बदलते रहते हैं। तो ये जो समझौते भी हैं वो बार बार बदलते भी रहते हैं। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले देखा, भारत और पाक के बीच में एक छोटा सा एक लड़ाई हुई, जिसमें भारत ने कोई जो सिंधु नदी के जल के बंटवारे के रूप में कोई समझौता हुआ होगा, उसको अमान्य कर दिया। बोले हम नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि आपने अपना वो तोड़ा है, हमारे ऊपर वो किया है, आतंकवादी आक्रमण किया है, इसलिए हम इसको संधि को वो कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसी तरह बाबा जी बोल रहे हैं कि ये समझौते बार बार बदलते रहते हैं। इसी के साथ इस शताब्दी के अंतिम दशक तक में यह देखा गया कि जिसके पास सर्वाधिक समर शक्ति हाथ में है, ये हमको पता ही है कि जो जिसके पास सबसे ज्यादा धन है और समर शक्ति है, उस देश को लोग विकसित देश बोलते हैं और उस देशवासियों को विकसित मानव बोलते हैं। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो मतलब कोई समर शक्ति या कोई धन जो है किसी आदमी के या किसी देश के विकास होने का पैरामीटर नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद जो है ये भी है कि जो कूटनीतिज्ञ मानसिकता से जो है, जो देश हैं दूसरे देशों पे अधिकार पाने का प्रयास भी करते रहे हैं, मतलब कूटनीतिक प्रयास से भी और समर शक्ति के उससे भी। और ये जो प्रयास करते हैं उसके पक्ष में उनके दलील अपने देशवासियों के लिए मतलब संपदाओं को और सुविधाओं को बढ़ाने के अर्थ में रहती है। मतलब हमारे देश के जो लोग हैं वो समृद्ध रहें, इसलिए हम दूसरे देश की संपदाओं को अपहरण कर रहे हैं, ऐसा उनका सोचना रहता है। आदिकाल से ही सामरिक शक्ति संपन्न राज्य को विकसित ये तो हो गया। तो ये न तो युद्ध विकास का आधार है, न सामरिक शक्ति इसका आधार है, न आधार है, न कड़ी है, न प्रक्रिया है। मतलब युद्ध के द्वारा न तो विकास हो सकता है, न कोई प्रक्रिया है, क्योंकि इससे अखंड समाज का एक भी सूत्र, व्याख्या, प्रयोजन प्रमाणित नहीं होता। मतलब युद्ध से अखंड समाज का एक भी सूत्र, व्याख्या, प्रयोजन प्रमाणित नहीं होता, जबकि मानवतापूर्ण पद्धति, प्रणाली, नीति से ही अखंड समाज का सूत्र, रचना, व्याख्या व प्रयोजन नित्य समीचीन है। मतलब मानवतापूर्ण पद्धति से ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का सूत्र, रचना, व्याख्या व प्रयोजन होता है, युद्ध से नहीं होता। भ्रमा जो भ्रमित मानसिकता है, भय प्रलोभन अवस्थाओं से ग्रसित मानसिकता है, उसी के कारण अभी तक जो है अखंड समाज, सूत्र, रचना, व्याख्या व प्रयोजन जो है इस धरती पर प्रमाणित होना संभव नहीं हुआ। तो भ्रमित मानसिकता के कारण अभी तक जितने भी छीना झपटी युद्ध, विश्व युद्ध हुए हैं, वे सब उक्त तीनों आधारों पर ही संपन्न हुए हैं। मतलब भय और प्रलोभन के मानसिकता के आधार पर ही ये जो है सारे युद्ध संपन्न हुए हैं। अतएव अनुभव मूलक विधि से ही मानवतापूर्ण पद्धति, प्रणाली, नीति पूर्वक है। मतलब अनुभव मूलक विधि से ही मानवतापूर्ण पद्धति, प्रणाली, नीति है। मतलब जो नीति है वो मानवतापूर्ण पद्धति पूर्वक ही नीति होगी, युद्ध पूर्वक, युद्ध की नीति पूर्वक नहीं होगी। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवतापूर्ण शिक्षा, संस्कार, सुलभता,
न्याय सुलभता, उत्पादन कार्य सुलभता, विनिमय सुलभता, विनिमय कोष सुलभता, स्वास्थ्य संयम सुलभता, नित्य वैभव के रूप में इस धरती पर वैभवित होना सहज है, नियति है, एक अपरिहार्यता है। बाबा जी बोल रहे हैं ये एक नियति सहज है, ये सब सुलभ होना, और ये इसकी व्यवस्था है, ये नियति है, अपरिहार्यता है। मतलब इसको, अगर इस धरती को अखंड रहना है, बने रहना है, मतलब इसको समाप्त नहीं होना है, तो ये सब होना एक अपरिहार्यता है। ऐसी ऐश्वर्य संपन्न मानव परंपरा महिमा से ही अनेक राज्य समुदाय संबंधी अधिकारोन्माद समापन होना स्वाभाविक है। तो ऐसी जो ऐश्वर्य संपन्न मानव परंपरा हो जाएगी, जिसको 60 रूप में बोले तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, तो फिर जो अनेक राज्य समुदाय जो अपने अधिकार उन्माद जो जिनमें है, वो समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब इसका समाप्त होना स्वाभाविक है अधिकार उन्माद का। इसका समापन और मानवीयता का उदय अर्थात जागृति ही मानव परंपरा में से के लिए मौलिक संक्रमण और परिवर्तन है। तो ये दोनों साथ साथ घटित होगा। मतलब ये जो मानवीयता का उदय अर्थात जागृति की मानवीय परंपरा का उदय होना, और जो अधिकार उन्माद का साथ साथ समापन होना, ये दोनों होना, ये मौलिक संक्रमण और परिवर्तन है। मानव जाति, मानव धर्म एक ही है और धरती एक है, इस आधार पर अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था मानव परंपरा में व्यवहित होना सहज है। मतलब इस धरती पर रहने वाले सभी मानवों को ये संप्रेषित हो जाना कि मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है, और ये धरती एक है ना। ये संप्रेषित, ये नियति सहज है। ये थोड़ी भी आदमी अगर ध्यान पूर्वक ईमानदारी से सोचेगा तो ये मानव को समझ में आता है कि मानव जाति एक है, मानव धर्म भी एक है, और धरती भी एक है। लेकिन इस चीज को अगर पूरी धरती पे सब मानव तक संप्रेषित हो जाता है, तो फिर अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था इस धरती पर मानव परंपरा में व्यवहित होना सहज है। मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ राज्याधिकार उन्माद समापन होने के साथ साथ सामुदायिक धर्मोन्माद बनाम संप्रदाय पद मत पंथों का भ्रम और उन्माद अपने आप दूर होता है। तो जैसे ही ये संप्रेषित होता है, वैसे ही राज्याधिकार उन्माद, सामुदायिक धर्मोन्माद उन्माद और मत संप्रदाय का जो उन्माद है, वो भी अपने आप दूर होता है। अखंड समाज विधि से सहज होने के कारण, सर्वसुलभ होने के कारण मानव परंपरा में सुख शांति का सूत्र अपने आप प्रभावशील होने लगता है। सुख शांति के लिए विविध धर्म कहलाने वाले अथवा सामुदायिक धर्म कहलाने वाले संप्रदायों का आशय रूप में जो सुख शांति की अपेक्षा और आश्वासन के बीच ये सभी गद्दियां अपने को सम्मानशील बनाए रखी हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि जैसे ही अखंड समाज विधि सहज रूप से सबको संप्रेषित होने लगती है और उसका प्रमाणित होने लगती है, या उसका जो व्यवस्था होने लगती है, तो मानव परंपरा में सुख शांति का सूत्र अपने आप प्रभावशील होने लगता है। तो ये सूत्र जब अपने आप प्रभावशील होने लगता है, तो जो धर्म संप्रदाय वाले विभिन्न ये सुख शांति की आशय के रूप में इस धर्म को अपनाओ, इसको अपनाओ, ऐसी जो आश्वासन दिए रहते हैं, जो गद्दियां अपना सम्मान बनाए रहती हैं, वो मानव उसका मूल्यांकन करने योग्य हो जाता है कि ये इस समुदाय को, संप्रदाय को, या धर्म, जो तथाकथित धर्म को मानने से सुख शांति आएगी, या अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था से सुख शांति आएगी। मानव अपने आप उसका मूल्यांकन करना या समीक्षा करने की स्थिति में होता है, और फलस्वरूप सब मानव का धीरे धीरे भ्रम दूर होने की व्यवस्था समीचीन हो जाती। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। उत्पादन सुलभता अर्थात परिवार में जितने भी परिवार मानव रहते हैं, उन सब की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य होना परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था क्रम में सहज और सुलभ है। इस विधि से हर परिवार समृद्ध होने से समीचीनता सुलभ रहता ही है। इसी के साथ
श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय प्रणाली सर्वसुलभ होता ही है। इस विधि से लाभ हानि मुक्त विनिमय संपन्न होना सहज है। फलस्वरूप लाभ से होने वाली अहमता यानी अहंकार और हानि से होने वाली पीड़ा से मुक्त होना स्वाभाविक रहता ही है। समाधान, समृद्धि, शांति और सुख का सूत्र होना और न्याय सुलभता के साथ ही वर्तमान में विश्वास होना देखा गया है। 20वीं शताब्दी के 10वें दशक तक यह प्रणाली मानव कुल में प्रभावी नहीं हुई है। इस स्थिति में यह अनुभव किया गया है, स्वायत्त विधि से किया गया उत्पादन कार्य में समृद्धि का और संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्त विधि से न्याय का प्रमाण हमें सुलभ हो चुका है। अब रहा विनिमय प्रणाली। अभी तक प्रचलित लाभोन्मादी विधि के अंतर्गत ही हम लेन देन जैसा उत्पादन और विनिमय मुद्रा के आधार पर करते हुए भी समृद्धि का अनुभव किया है। इसलिए और कहा जा सकता है कि लाभ हानि मुक्त विनिमय प्रणाली प्रत्येक परिवार में से के लिए शांति कारक सूत्र होना देखा गया है। अब रहा विनिमय प्रणाली। अभी तक प्रचलित लाभोन्मादी प्रणाली के अंतर्गत भी हम लेन देन जैसा उत्पादन और विनिमय मुद्रा के आधार पर करते हुए भी समृद्धि का अनुभव किया है। इसलिए और कहा जा सकता है कि लाभ हानि मुक्त विनिमय प्रणाली प्रत्येक परिवार में से के लिए शांति कारक सूत्र होना देखा गया। स्वास्थ्य संयम जागृति विधि से अर्थात अनुभव विधि से स्वायत्त होना सहज है। संबंध, मूल्य, मूल्यांकन उभय तृप्तिकारी मानसिकता स्वयं का प्रमाण है और स्वास्थ्य, समाधान, सहस्तित्व, वर्तमान में विश्वास, परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य, न्याय सुरक्षा में भागीदारी, उसकी निरंतरता को बनाए रखने योग्य शरीर को संतुलित किए रहना स्वायत्तता के रूप में हर व्यक्ति में प्रमाणित होना समीचीन है। जीवन जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने के लिए शरीर की आवश्यकता और इसका उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनों के संबंध में हर व्यक्ति जागृत रहना आवश्यक होना है, क्योंकि अनुभव की महिमा जागृति ही है। इसी सत्यतावश मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार पूर्वक ही अथवा सुलभता से ही स्वायत्तता अपने आप संस्कारित होना पाया गया है। स्वायत्त मानव ही परिवार मानव होना, परिवार मानव ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का धारक वाहक होना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही मानव में से के लिए परम सौभाग्य स्थिति गति होना, फलस्वरूप मानव सहज सर्व शुभ, जीवन सहज नित्य शुभ हर मानव में से के लिए प्रमाणित होता है। जागृति विधि से ही संग्रह, सुविधा, पूंजी पर अधिकार की निरर्थकता स्पष्ट होती है और आकाश, खनिज, वन, समुद्र, धरती पर अधिकार कल्पनाएं भ्रामक सिद्ध हो जाती हैं। इसी क्रम में शरीर व्यापार, ज्ञान व्यापार, धर्म व्यापार, विचार व्यापार, मानव का व्यापार, बौद्धिक क्षमता का व्यापार संबंधी सभी प्रयास, प्रक्रिया, परिणाम की व्यर्थता हर मानव को समझ में आता है। यही अनुभव और जागृति सहज महिमा है। ऐसी जागृति का पहला प्रमाण स्वायत्त मानव ही होना देखा गया है। जी भैया। जी भैया। तो इस तरह से जो मानवीय व्यवस्था होगी उसमें जो मानव के जीने के जो आयाम है ना, जो मानव के उन आयामों के बारे में जो वर्तमान स्थिति है और क्या होना चाहिए उसका भी साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन है। जैसे उत्पादन सुलभता है और विनिमय कोष सुलभता है, इसको अच्छे से यहाँ पे बाबा जी ने रखा है कि उत्पादन सुलभता अर्थात परिवार में जितने भी मानव रहते हैं उन सब की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य होना परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था क्रम में सहज और सुलभ है। तो हर परिवार उत्पादन पूर्वक अपने परिवार सहज जो आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन करना व्यवस्था क्रम में सहज सुलभ है। सहज सुलभ है मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सहज ही सुलभ होता है। इस विधि से हर परिवार समृद्ध होने सहज समीचीनता सुलभ रहता ही है। इस तरह से हर परिवार जो है समृद्ध होता ही है, मतलब उसकी समीचीनता सुलभ रहती ही है।
इसी के साथ श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय प्रणाली सर्वसुलभ होता ही है। हम सबको पता ही है कि अभी जो विनिमय प्रणाली है वो लाभोन्मादी प्रणाली है, लाभ से युक्त है। जो भी विनिमय होता है वो उसमें लाभ, मतलब जो बेचने वाला है वो लाभ, मतलब जो बीच में जो ट्रेडर है वो लाभ लेके ही उसको बेचता है। तो क्रय जितने में करता है उसमें अपना लाभ जोड़ता है, फिर विक्रय करता है ना। तो ठीक है, शुरू शुरू में लोगों ने इसको एक सुविधा शुल्क के रूप में स्वीकारा लाभ में, लेकिन वो लाभोन्माद बढ़ता गया। तो अब ये जो डिफरेंस है जो बढ़ता गया, इस तरह से जो ये प्रतीक मुद्रा के साथ में जो विनिमय प्रणाली है वो दूषित हो गई है ना। तो उसमें लाभ जो है समाया हुआ है। तो बाबा जी उसकी जगह श्रम मूल्य, किसी भी वस्तु में जो उसको बनाने में, उसको उत्पादित करने में, उसको शोध करने में जो श्रम मूल्य लगा है, उस श्रम मूल्य को के आधार पे विनिमय प्रणाली जो लाभ हानि से मुक्त होगी उसको बताया है। तो इससे किसी भी मानव को, किसी भी परिवार को कोई दिक्कत नहीं होनी है। क्योंकि इसमें जो है हानि लाभ हानि मुक्त विनिमय होगी। फलस्वरूप लाभ से होने वाली अहमता और हानि से होने वाली पीड़ा से मुक्ति होना स्वाभाविक है। मतलब मानव को जो भी पीड़ित करती है, वो कोई भी जो व्यवस्था है, वो जो कोई भी तरीके हैं, उन सब से जागृति विधि जो है उन सब से मुक्त होगी। समाधान, समृद्धि, शांति और सुख का सूत्र होना और न्याय सुलभता के साथ ही वर्तमान में विश्वास होना देखा गया है। तो इस प्रकार जो है ये जो उत्पादन और विनिमय प्रणाली है, वो समाधान, समृद्धि, शांति और सुख का स्रोत होना और न्याय सुलभता के साथ ही वर्तमान में विश्वास होना देखा गया है। 20वीं शताब्दी के 10वें दशक तक यह प्रणाली मानव कुल में प्रभावी नहीं हुई है। इस स्थिति में यह अनुभव किया गया कि स्वायत्त विधि से किया गया उत्पादन कार्य से समृद्धि का और संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृतीय विधि से न्याय का प्रमाण हमें सुलभ हो चुका है। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि ये जो 20वीं शताब्दी के 10वें दशक तक यह प्रणाली, मतलब उत्पादन सुलभता और लाभ हानि मुक्त विनिमय सुलभता मानव कुल में प्रभावी नहीं हुई है ना। इस स्थिति में यह अनुभव किया गया कि स्वायत्त विधि से, लेकिन ये प्रभावी नहीं हुई है, पर इसको देखा गया है कि स्वायत्त विधि से किया गया उत्पादन कार्य से समृद्धि का और संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति विधि से न्याय का प्रमाण हमें सुलभ हो चुका है। मतलब उत्पादन विधि से परिवार के स्वायत्त होने का, समृद्ध होने का और परिवार में आपस में, मतलब संबंधों में मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति पूर्वक जीने से न्याय का प्रमाण सुलभ हो चुका है, प्रमाण मिल चुका है। पर ये प्रणाली जो है पूरे मानव कुल में अभी प्रभावी नहीं है। अब रहा विनिमय प्रणाली, अभी तक प्रचलित लाभोन्मादी के अंतर्गत ही हम लेन देन जैसा उत्पादन और विनिमय मुद्रा के आधार पर करते हुए भी समृद्धि का अनुभव किया। बाबा जी बोल रहे हैं कि विनिमय प्रणाली जो भी प्रचलित है अभी, लाभ हानि और जो भी उसके आधार पर, विनिमय मुद्रा के आधार पर, उस प्रणाली में विनिमय के आधार पर भी मैं समृद्धि का अनुभव किया हूं। मतलब बाबा जी बोल रहे हैं मैं समृद्धि का अनुभव किया हूं। इसलिए कहा जा सकता है कि लाभ हानि मुक्त विनिमय प्रणाली प्रत्येक परिवार में से के लिए शांतिकारक सूत्र होना देखा गया है। तो यहाँ पे 3 चीजें बाबा जी बोल रहे हैं कि अभी तक ये जो पूरा जो सार्वभौम व्यवस्था सुलभ नहीं हुआ है धरती पर, लेकिन उत्पादन विधि से परिवार का समृद्ध होना और परस्पर संबंधों के साथ जीने से न्याय का सुलभ होना ये प्रमाणित हो चुका है, भले कुछ परिवारों में हुआ हो। और विनिमय प्रणाली भी स्थापित नहीं होने के बावजूद भी जिस विधि से भी विनिमय हो रहा है, उस विधि के बाद भी जो है मैंने समृद्धि का अनुभव किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि लाभ हानि मुक्त विनिमय प्रत्येक परिवार के लिए शांतिकारक सूत्र होगा। स्वास्थ्य संयम जागृति विधि से अर्थात अनुभव विधि से स्वायत्त होना सहज है। मतलब बाबा जी बोलते हैं कि हर आयाम में मानव का स्वायत्त होना जरूरी है। तो उसी तरह से स्वास्थ्य संयम में भी जागृति विधि से, अनुभव विधि से
स्वायत्त होना सहज है। संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्तिकारी मानसिकता स्वयं का प्रमाण है। और स्वास्थ्य समाधान सहअस्तित्व वर्तमान में विश्वास परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य न्याय सुरक्षा में भागीदारी उसकी निरंतरता को बनाए रखने योग्य शरीर को संतुलित किए रहना स्वायत्तता के रूप में हर व्यक्ति में प्रमाणित होना समीचीन है। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि स्वायत्त मानव में स्वास्थ्य संयम की आवश्यकता क्या है। इसी के लिए बोल रहे हैं कि वर्तमान में विश्वास परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य न्याय सुरक्षा में भागीदारी और उसकी निरंतरता के लिए मानव को अपने स्वास्थ्य को संयम को संतुलित बनाए रखना हर व्यक्ति में प्रमाणित होना समीचीन है। मतलब संयम और स्वास्थ्य को प्रमाणित होना जरूरी है, समीचीन भी है और जरूरी भी है। जीवन जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने के लिए शरीर की आवश्यकता और इसका उपयोग सदुपयोग और प्रयोजन के संबंध में हर व्यक्ति जागृत रहना आवश्यक है। जागृत रहना आवश्यक होना क्योंकि अनुभव की महिमा जागृति ही है। तो जीवन जागृति को प्रमाणित करने के लिए हर व्यक्ति का शरीर की आवश्यकता उसका उपयोग और सदुपयोग के संबंध में जागृत होना आवश्यक है। तो जब जागृति को प्रमाणित करने के लिए शरीर की आवश्यकता है तो उस क्रम में फिर शरीर को स्वस्थ बनाए रखना संयम पूर्वक रखना इसकी भी आवश्यकता मानव को समझ में आती है। इसी सत्यतावश मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार ही अथवा सुलभता से ही स्वायत्तता अपने आप संस्कारित होना पाया जाता है। इस प्रकार जो है उत्पादन में स्वायत्तता विनिमय कोष में स्वायत्तता स्वास्थ्य संयम में स्वायत्तता जो है मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार पूर्वक अपने आप सुलभ हो जाती है। स्वायत्त मानो ही परिवार मानो होना परिवार मानो ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का धारक वाहक होना अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही मानव में से के लिए परम सौभाग्य की स्थिति गति होना फलस्वरूप मानव सहज सर्वसुख जीवन सहज नित्य सुख हर मानव में से के लिए प्रमाणित होता है। तो यहाँ पे बाबा जी इस चीज को बार बार बोलते हैं कि स्वायत्त मानो माने जागृत मानो संस्कारित मानो अनुभव संपन्न मानो ही परिवार मानव का आधार है। और फिर वो जागृत परिवार मानो ही अखंड समाज का आधार है सार्वभौम व्यवस्था का धारक वाहक है। इस तरह से यही जो है मानव में से के लिए परम सौभाग्य की स्थिति है गति है। इसका सर्वसुलभ होना ही जीवन सहज नित्य शुभ मानव में से के लिए प्रमाणित होता है। जीवन जैसे बाबा जी बोलते हैं कि हर शरीर यात्रा में शुभ के लिए शुभ उसके जीवन में घटित हो इसके लिए ही मानव शरीर लेता है। और जब उसके शरीर यात्रा में शुभ घटित नहीं होता तो फिर से वो इसी आशा के साथ कि इस अगली शरीर यात्रा में शुभ घटित होगा फिर से मानव शरीर लेता है। तो उस शुभ को घटित कराने के लिए उसको प्रमाणित करने के लिए जो जीवन की आशा है जीवन की जो अपेक्षा है उसको प्रमाणित होने के लिए यही सौभाग्यपूर्ण स्थिति है कि मानव स्वायत्त हो जागृत हो और फिर परिवार से लेके अखंड समाज तक जो है सब जगह व्यवस्था हो सर्वशुभ हो नित्य शुभ हो। जी भैया। जी भैया ये अ, ये भी है ना भैया कि स्वायत्त अगला अगला वाला भी पढ़ लिया जागृति था अच्छा जागृति विधि से। हाँ हाँ भैया अच्छा ये पैरा और है तो पूरा हो जाएगा समझ भी अच्छा हो अच्छा जाएगी। ठीक जी ठीक भैया इसको भी कर जी। सकते हैं जी। जागृति विधि से ही संग्रह सुविधा पूंजी पर अधिकार की निरर्थकता स्पष्ट होती है। तो ये बोल रहे हैं बाबा जी कि जब जागृत हो जाता है मानव जागृति विधि से जो संग्रह की जो मानसिकता है सुविधा की मानसिकता है पूंजी पर अधिकार की जो मानसिकता है वो उसकी निरर्थकता अपने आप स्पष्ट हो जाती है। तो ये बोलते भी हैं कि जैसे ही जागृत होती है तो जो भ्रम रूपी ये सब भ्रम का ही स्वरूप है भ्रम रूपी निरर्थकताएं जो है अपने आप खत्म हो जाती हैं मानव जीवन से अपने आप खत्म हो जाती हैं। और फिर उसी स्थिति में आकाश खनिज वन समुद्र धरती पर अधिकार की जो कल्पनाएं हैं मानव की वो सब भी भ्रामक सिद्ध हो जाती हैं और सब छूट जाती हैं।
इसी क्रम में शरीर व्यापार, ज्ञान व्यापार, धर्म व्यापार, विचार व्यापार, मतलब जितने भी तरह से मानव व्यापार कर रहा है या व्यापार की परिकल्पनाएं भी करता रहता है, और बौद्धिक संपदा का व्यापार संबंधी जो भी प्रक्रिया है, परिणाम है, इस सब की व्यर्थता जो है मानव को समझ में आती है। यही अनुभव और जागृति सहज महिमा है। ऐसी जागृति का पहला प्रमाण स्वायत्त मानव ही होना देखा गया है। इस प्रकार जितने तरह के भ्रम हैं, जो भी इसमें जितने बताए हैं, उसके अलावा जितने भी भ्रम होंगे, वो सब जब आदमी को समझ में आता है कि ये सब निरर्थक हैं, तो आदमी परम शांति का, परम सुख का, परम सौभाग्य का अनुभव करता है। जो यही जागृति का और यही स्वायत्त मानव का प्रमाण है, और यही उसकी एक जो सौंदर्यता है, उसकी सुंदरता है जागृत मानव की। जी भैया। जी भैया, बहुत सुंदर भैया। तो भैया समय भी हो ही गया है, जो हम लोगों ने तय किया हुआ है कि जी भैया। 7:45 तक पढ़ेंगे, तो एक ही मिनट है, तो चर्चा के लिए शुरू कर सकते हैं भैया। आज मेरा ध्यान इस पे बहुत बढ़िया से गया है ना, जैसे बाबा जी यहाँ पे कह रहे हैं, हालांकि पढ़ा तो कई बार है, पर बार बार पढ़ने से ऐसा ही लगता है कि, है ना, कैसे मतलब हमारे कई जो प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होते हैं, उनका जवाब भी मिलता जाता है। कि जैसा कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के 10वें दशक तक जो अभी तक नहीं हुआ था, वो अभी अनुभव किया गया है। मतलब अपना ही प्रमाण दे रहे हैं कि स्वायत्त विधि से उत्पादन से समृद्धि का प्रमाण हमें सुलभ हो चुका है, और संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति विधि से न्याय का प्रमाण सुलभ हो चुका है। और अभी कह रहे हैं कि अभी तक जबकि लाभोन्मादी ही लेन देन जैसा उत्पादन और वो है, तो भी इसमें भी अनुभव के कारण या अनुभव की महिमा के फलन में हमको यहाँ पे भी हमने समृद्धि का अनुभव किया है। और जब लाभ हानि मुक्त विनिमय हो जाएगा, तो तब तो सभी के लिए हो ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कई बार हमको लगता है कि क्या अगर हम समझ जाएंगे तो क्या आज की स्थितियों में हम, है ना, ये सब अव्यवस्था में भी क्या सुखी हो सकते हैं। तो ये बहुत बार ये प्रश्न आता आता है ना। तो उसका जवाब मुझे और यहाँ पे आज पता चला, तो मुझे ये पैरा पे विशेष ध्यान गया भैया। हाँ हाँ भैया, मतलब ये इस चीज को भी, इस पैरा ये चीज को भी दृढ़ निश्चय करता है कि ये संभव है। मतलब हाँ हाँ, कई बार हम ही को लगने लगता है कि ये संभव है कि नहीं है, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल और दूसरा ये भी ध्यान गया कि ये हमको अपने आप में पहले करना है ना, फिर अपने आप दुनिया में संभव होगा। जैसे बिल्कुल बाबा जी ने किया कि मेरे में उत्पादन से समृद्धि प्रमाणित हो गई, न्याय प्रमाणित हो गया और समृद्धि प्रमाणित हो गई। स्वास्थ्य संयम भी प्रमाणित है ही है उनके उसमें, शरीर यात्रा में, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो जब बिल्कुल। एक आदमी प्रमाणित कर सकता है, तो बहुत से लोग करेंगे तो अपने आप वो प्रमाणित होगा ही, ऐसा भी मतलब एक बहुत अच्छा वो इसका आशय है। जी जी बिल्कुल। जी बढ़िया भैया। भैया, एकदम, है ना। तो हम्म। अभी बाकी साथियों से भी, है ना, भाई बहनों से देख लेते हैं उनके क्या, कहाँ ध्यान गया है या क्या चीजें हैं। तो हाँ हाँ। रेखा दीदी शायद पहले तैयार ही है एकदम। हाँ, नमस्ते भैया। जी आप नमस्ते दोनों दीदी। की बातों से ना यही लगा, जैसे बाबा जी ने लिखा है उत्पादन पूर्वक, है ना। लेकिन मैं जैसे उत्पादन नहीं कर रही हूँ, तो नौकरी ही कर रही हूँ। लेकिन ये मेरे को नहीं लगा है कि मेरे पास आवश्यकता से अधिक है। मैं स्पष्ट बता रही हूँ, क्योंकि आवश्यकता से अधिक की परिभाषा यही है कि हम उसको नियोजित करने लगते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। तो नियोजित करती हूँ मैं, लेकिन प्लान्ड करके अच्छी तरह से ना, कि जितना, लेकिन इतना जरूर है कि नौकरी करते हुए भी मेरे पास बहुत है। मतलब जैसे मैं अभी विसनगर गई थी, बुल्ढाना गई थी, और बहुत सारी जगह गई थी। तो मैं यही देखने के लिए गई थी कि मैं स्कूल में एज ए टीचर पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, एज ए टीचर अपनी भूमिका निभाना चाहती हूँ। जीवन मूल्य पर आधारित जितने भी स्कूल हैं, तो हम ये देखने के लिए गए थे कि कहाँ की परिस्थितियाँ, कहाँ की स्थितियाँ हमारे परिवार के अनुकूल होंगी। क्योंकि अकेले तो जाना नहीं है, मूव करना है तो विद फैमिली मूव करना है। तो उसके लिए मैं सारी जगह घूमी थी। तो इतना जरूर अब लगने लगा है कि खुदा ना खास्ता हम कहीं गए और हम अगर फेल भी हो गए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत मतलब
बहुत मतलब एक लाचारी का अनुभव करूंगी। मुझे लगता है कोई बात नहीं, अभी भी इतना है, काफी है कि मैं वहां रह करके अगर अपने परिवार की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ी तो वो हो जाएगी आराम से। कोई जरूरी नहीं है कि इस नौकरी में रहते हुए ही पूरी होगी। ये नौकरी छोड़ करके भी पेंशन के आधार पे या जिस भी आधार पे आराम से सब कुछ मैं कर सकती हूँ। और ऐसी फैमिली की भी एक्सेप्टेंस बनी है मेरे साथ कि भाई आप जो करना चाहते हो आप करो, हम आपके साथ हैं। जैसे मेरा बेटा बहू कहते हैं कि हम अभी तो नहीं जाएंगे मम्मी, अभी तो, कभी तो कहते हैं हम चलेंगे, कभी कहते हैं अभी तो नहीं जाएंगे, अभी तो मैं ये करूंगा, फिर 5-6 साल में ये सब कर लूंगा ना तब मैं आऊंगा। तो मैं दोनों तरह से उसको कहती हूँ कि ठीक है, जैसे तेरे को ठीक लगे तू वैसे कर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उत्पादन एक शब्द जुड़ा हुआ है ना, कि स्वयं उत्पादन किए बिना, है ना, आवश्यकता से अधिक का जो है समृद्धि का आभास नहीं हो सकता। लेकिन हाँ इतना है कि इस दर्शन से जुड़ने के बाद या अपने में संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व को देखने के बाद, देखते रहने के बाद ये जरूर आ गया है कि हाँ, कि अभी भी हमारे पास इतना है कि हम बड़ी आसानी से मतलब अपने परिवार का भरण पोषण विश्वास पूर्वक कर सकते हैं। तो इतना जुड़ा है। तो मैंने भी इस लाइन को कभी ऐसे नहीं पढ़ा था जैसे आज बी आर भैया ने स्पष्ट किया कि ये बाबा जी ने ये लाइन अपने लिए कही है, क्योंकि उसमें हम शब्द आया ना तो मेरे को ये इतना क्लिक नहीं करी थी। लेकिन आज उनके विश्लेषण करने से मुझे स्पष्ट हुआ कि, क्योंकि मुझे ये लगता तो था कि भाई नौकरी करते हुए भी इस समृद्धि के भाव को अपने में देखा जा सकता है, लेकिन विश्वास नहीं होता था क्योंकि ऐसी कोई लाइन पढ़ी नहीं थी अभी तक, है ना। तो एक ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है ना, और किसी वीडियो में भी नहीं सुना था कि ऐसा सुनने में आ गया हो कि भाई हाँ। लेकिन ये जो उत्पादन शब्द जुड़ा हुआ है इससे पता चलता है उत्पादन माने ये जो 6 व्यवस्थाएं बाबा जी ने बताई हैं, स्वास्थ्य, संयम, न्याय, विनिमय प्रणाली, इन सब में भागीदारी पूर्वक, है ना। तो वो भागीदारी को पक्का करने के लिए मैं, मेरे अंदर अभी तक एक वो बनी है। तो अच्छा लगा ये लाइन सुन के ना, इसकी व्याख्या सुन के, और आपके मुंह से ऑथेंटिकेशन सुन करके ना अपने में भी विश्वास बना कि ये जो मैं सोच रही हूँ ये मेरा भ्रम नहीं है, इसका मतलब। बी आर भैया कुछ कहना चाहेंगे? जो रेखा दी जैसा आपने एक्सप्लेन किया वैसे ही समझ रही हैं, कुछ और तो नहीं? नहीं मतलब मेरा तो मतलब ऐसे तो ठीक है, पर मेरा एक सबमिशन है इसमें हाँ कि जी। जो जो ये समृद्धि का भाव है और न्याय प्रमाणित होना है और ये जो ये सब होना है, ये एक्चुअली जागृति के बाद की स्थितियां हैं। मतलब पहले अनुभव हो जाएगा, उसके बाद ही ये सब होगा। मतलब उससे पहले तो हम कितना भी उत्पादन कर लें, कितना भी अ, परिवार में कुछ कर लें, पर मेरे को लगता है कि वो जो जो सुख शांति वाली स्थिति है वो नहीं होगी। ठीक है, समृद्धि बोल सकते हैं कि हम समृद्ध हो गए ऐसा लग रहा है, पर वो कंप्लीटनेस होगा ऐसा नहीं लगता। हाँ वो तो भैया ठीक दिखता है हाँ, वो तो, लेकिन फिर भी कुछ और तो उपलब्धि एक चीज होती है और अपने है, मन मेरे में को ना। ये भी लगता है कि जैसे आदमी जब जागृत हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा, तो कोई ऐसी सेवा जैसी कोई नौकरी कर रहा होगा तो उसमें भी उसको दिक्कत नहीं होगी। मतलब देखिए, सेवा को भी एक गतिविधि माना गया है। मतलब अगर सेवा जैसी कोई नौकरी कर रहा हो जिसमें सेवा का वो हो, तो उससे रहते हुए भी समृद्धि का अनुभव कर सकता है। मतलब उत्पादन और सेवा दोनों को ही वो दिया गया है। ठीक है, ठीक है। जी। बढ़िया भैया। भैया नमस्ते। तो ये आ, आपने कहा अनुभव के बाद ही अश्विनी भैया। समृद्धि का। जी। जी तो अश्विनी भैया, मुझे हाँ यह है रखिए कि रखिए। समृद्धि का भाव तो जैसे तो पूरा यानी भौतिक से भी ज्यादा मानसिक ही है। और ऐसा लगना यानी कि मेरे पास आवश्यकता से अधिक है, ये तो हो सकता है। परंतु आवश्यकता से अधिक के बाद जो उसका उपयोग और सदुपयोग है, उसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है अनुभव से, यानी अनुभव होगा तो पूरा होगा।
बाकी मुझे ऐसा लगता है पर्सनल कि समृद्धि का भाव आ तो सकता है भैया। अ, ठीक है, जो भैया बी आर भैया ने कहा, अश्विनी भैया, अगर उसको अभ्यास के क्रम में देखेंगे तो देखिए, अनुभव के बाद तो जो बाबा जी अपनी बात कह रहे हैं ना, कि हमको प्रमाण मिल गया है, हमको सुलभ हो चुका है ना, तो बाबा जी तो अनुभव के बाद की ही बात कह रहे हैं। अब मुद्दा ये हुआ कि हमारा क्रम क्या रहेगा। तो हम अध्ययन और अभ्यास विधि से समाधान तक अगर पहुंच जाते हैं, तो फिर हम भी अभ्यास के दौरान उसको अनुभव कर पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे, ऐसा ही कहना बनेगा। प्रमाण तो फिर वो कह ही रहे हैं कि प्रमाण हमको मिलेगा वो अनुभव के बाद, लेकिन अनुभव से पहले कुछ नहीं होगा। जो उन्होंने बताया है, अभी एक उदाहरण दिया है, तो ये थोड़ा सा फिर उसमें शिफ्ट हो जाएगा कि अभ्यास के दौरान, अध्ययन अभ्यास के दौरान हमारा क्या क्रम रहेगा। तो समाधान के साथ ही समृद्धि का एहसास होगा, है ना। ऐसा ऐसा फिर वो निकल के आएगा भैया। भैया बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है अग्रवाल जी ने जो बताया वो। पर समृद्धि का भाव होने मुझे आवश्यकता से अधिक है, पर उसके बाद की जो मानसिकता है ना, वो तो अनुभव के बाद ही बनेगी। मैं भी सोच पा रहा हूँ हाँ जी। कि अब आवश्यकता से अधिक है, तो यानी कि मैं समझता हूँ कि जो अधिक है उस पर मेरा अधिकार नहीं है। उसका सदुपयोग होना ही चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल। पर जो आप कह रहे हैं ना कि जैसे आप आवश्यकता से अधिक ही कह रहे हैं, तो इसमें समाया ही हुआ है कि अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट होना उसमें शामिल है। तो आवश्यकताएं भी हमको समाधान के प्रकाश में ही स्पष्ट हो पाती हो हैं। जाना है या उसका यानी बिल्कुल सदुपयोग हो जाना उसमें हाँ हाँ। और प्लस सदुपयोग जैसे माइनस। कह रहे हैं, सदुपयोग का भी स्पष्ट हो जाना कि सदुपयोग किसको कह रहे हैं, तो ये भी समझ में आना। तो हाँ इसीलिए हाँ ये सब चीजें, है ना, जो आप कह हाँ, रहे हैं फिर वो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपकी भाषा में। वो समाया हुआ है कि समाधान के साथ ही समृद्धि है, बिना समाधान के समृद्धि नहीं हो पाएगी। चाहे हम कितना ही प्रतीक मुद्रा इकट्ठा कर लें, वो उस पर कई बार हम चर्चा कर भी चुके हैं। उस तरह से कह रहे हैं इस बात को। जी जी जी। ठीक है भैया जी जी जी, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र भैया का हैंड रेज है। शैलेंद्र भैया नमस्ते। जी भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, बताइए भैया। है ना, ये मेरे को ये समझने की जरूरत पड़ रही थी कि श्रम मूल्य कैसे डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे। तो इस पे एक दो बार हमने पहले भी बात की है, या तो हम आवर्तनशील अर्थशास्त्र तक का वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वहां डिटेल में आएगा, क्योंकि ये अर्थशास्त्र का वो हाँ है ना। बात तो सही है। यहाँ केवल इंडिकेशन दिया है, और आप तो बने हुए हैं, तो अर्थशास्त्र में पढ़ लेंगे भैया। वहां पे पक्का इस पे डिस्कस करेंगे, है ना। अगर ठीक इस है। बीच में बी आर भैया कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा बहुत, वैसे भैया ने बताया ही था, है ना, पर उसको कैसे और क्या है, वो थोड़ा और डिटेलिंग वाला भाग हाँ बात तो बड़ी है। है ना भैया जी। सिद्धांत रूप में तो बी आर भैया ने बता ही दिया था। हम्म। कोई नहीं, चिंता कर लेते हैं। हाँ भैया, अभी क्या है, थोड़े दिनों की बात है अभी हम अध्यात्मवाद पढ़ रहे हैं, जनवाद पढ़ लेंगे और फिर हाँ, शास्त्र पे आ जाएंगे, है ना। ठीक ठीक है। तो ठीक है भैया जी ठीक है भैया, जी। ठीक है। हाँ जी। धन्यवाद। या इसके बीच में कोई शॉर्ट में, जैसे योगेश भैया कुछ कहना चाहते हो, योगेश भैया ने हो सकता है कोई एक दो लाइन में बताने का सोच के रखा हुआ हो। योगेश भैया जी भैया नमस्कार। नमस्ते भैया जी। हाँ हाँ भैया, अभी तो जो है ना श्रम मूल्य को लेकर ऐसा कुछ सोचा नहीं है ना, क्योंकि वो थोड़ा मेरे, क्योंकि मेरा अभी जो है उस अर्थ में कोई खास प्रयास नहीं है भैया। तो जी मैं भी जी। थोड़ा जो है ना सुनना चाहूंगा, अगर कोई जो है जिन्होंने ऐसा कोई प्रयास किया है तो। तो भैया फिर अर्थशास्त्र के लिए ही रख लेते हैं, क्योंकि फिर तो, अच्छा मैं है ना। बताऊं मैं क्या समझ रहा हूँ। हाँ जी भैया, बताइए बताइए। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जब 10 सोपान व्यवस्था जो है, उसमें जिस आदमी को या जिस जिस व्यक्ति को या जिसको भी जिस काम के लिए जितना चाहिए, खाना पीना जो उसका हिस्सा उत्पादन का, वो उसको मिलेगा। भैया अभी वैसा, चलिए देखिए, आनंदमानी भैया ने कुछ सोचा होगा शायद। पहले आनंदमानी भैया से सुन लेते हैं। आनंद भैया, आपका माइक हाँ तो ऑन है। नमस्ते भैया। हाँ भैया, नमस्कार सभी को नमस्कार। श्रम मूल्य का जो डेफिनेशन होगा ना, वो दोनों कुशलता और उसका कितना
कैपेबिलिटी, मतलब कुशलता, पांडित्य, निपुणता, प्लस वहाँ की उस लोकल एनवायरनमेंट की जरूरत पे भी डिपेंड होगा, क्योंकि उत्पादन सीमित हो जाएगा। अभी आज की तारीख में अपन देखते हैं ना, तो इस धरती में ना अपने को ना होलिस्टिकली और बिंदु टोटली कनेक्ट करते करते देखना पड़ेगा। तो आज की तारीख में ना मानव जाति की जो समस्या है वो ओबेसिटी है, मॉल न्यूट्रिशन नहीं है। तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस धरती पे। उसका जो विनिमय होना है वो संतुलित रूप में नहीं हो पाया है। तो लोकलाइज्ड लेवल पे आवश्यकताओं से अधिक जब 10 परिवार में होगा या एक गांव के लेवल पे होगा, तो उसका वितरण और भंडारण करना, उतना ही उत्पादन करेंगे जितना भंडारण करना है। तो श्रम कम होता जाएगा। श्रम कोई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। अभी जितना हम श्रम कर रहे हैं, अ, उससे कम श्रम में ज्यादा अच्छे से जीना होगा। उसके लिए समाधान की जरूरत है। तो सर्वतोमुखी समाधान जब तक नहीं होगा ना, सभी एंगल से, सभी कोण से, सभी तरीके से जैसे जैसे समाधानित होते जाएंगे, वैसे वैसे समृद्धि का भाव आना एक नेचुरल घटना है वो। मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, स्वभाव गति में वो होगा। तो श्रम अभी जितना भी हम कर रहे हैं, उस श्रम से हमको जितना कुछ मिल रहा है उससे अधिक हमको कम श्रम में मिलने लग जाएगा। ये एक होलिस्टिक व्यू होती है। अब परिवार लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, तो इंडिविजुअल आदमी को तो समाधान होना ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्योंकि इंडिविजुअल जब समाधानित होगा तो परिवार में चर्चा की बात होगी। समृद्धि वाला भाव आने के लिए जब तक पूरे परिवार के लोग समाधानित होके अपनी आवश्यकता से अधिक होने का भाव जब तक सब में नहीं आएगा, जब तक ये समृद्धि एक इंडिविजुअल लेवल पे होने वाली चीज ऐसे दिखती नहीं है। समृद्धि के लिए परिवार की जरूरत होती है। और मतलब किसी भी आदमी से पूछे ना, भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो बोले परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। तो जब परिवार के 5 लोग ऐसे बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो फिर हो किस लिए रहा है? ये जब चर्चा में आता है तो परिवार को समझ में आता है कि नहीं भाई, हमारी आवश्यकता से अधिक है या नहीं है। उसका आपस में डिस्कशन होना, आपस में क्लैरिटी आना, क्योंकि गठन पूर्णता एक घटना घट चुकी है। तो परिवार के जितने सदस्य हैं उन सब की अ, समाधानित होके समृद्धि का भाव आने वाली घटना घटेगी। ये एक सीक्वेंस मेरे को ऐसे दिखता है भैया। तो श्रम नियोजन एज ए यूनिट जब करेंगे सब मिलके, तो सबको ये ऐसा लगेगा कि हमारे श्रम से सर, उत्पादन हो रहा है। आई डोंट नो इफ आई वाज एबल टू हेल्प यू सर। चलें भैया। जी भैया। नहीं, मैं थोड़ा बड़ा एंगल दूसरा था। मतलब जो आपने एक जगह यहाँ इस्तेमाल किया ना, भंडारण और वितरण, वहां से है। मतलब 10 सोपान व्यवस्था से है। मतलब जब जागृत स्थिति है, मतलब 10 सोपान व्यवस्था है, तब की है नहीं नहीं, मतलब। मैं अभी की स्थिति में बात कर रहा हूँ। अभी एक परिवार अगर अपने आप को अभी तो समृद्ध, फिर अभी की मामला ही कंडीशन ऐसा में है, बात, जैसे एडजस्ट हो जाए वैसे चल दो। नहीं नहीं, अभी एक परिवार, जब तक परिवार ये नहीं बोलेगा ना हम समृद्ध हैं, हाँ, एक वो मैं इंडिविजुअल बिल्कुल मैं एग्री समृद्ध करता हूं हूँ। नहीं बोल पा रहेगा, नहीं बिल्कुल बोल एग्री पाएगा। है, 100% एग्री है हाँ, उस तो बात से तो। इंडिविजुअल ये नहीं बोल पाएगा। आज की स्थिति में भी जब परिवार बोलेगा हम समृद्ध है, तभी ये समृद्धि आएगी। हम्म। इंडिविजुअल बोलते मैं समृद्ध हूँ, ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि प्रैक्टिकल होने वाला हाँ, मतलब उनने और स्टेप भी वहीं पर है। मतलब जब सब है। हाँ लोग हैं तभी है मतलब। हाँ, मतलब एक परिवार तो एटलीस्ट ये बोलेगा कि हम समृद्ध हैं। हम्म। तो वो मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा सिर्फ श्रम मूल्य हेलो के बारे में समझने की कोशिश कर रहा था। शैलेंद्र जी। भैया हेलो। जी भैया। हाँ। जहाँ तक मेरा ध्यान है, आपका प्रश्न था कि श्रम मूल्य का निर्धारण कैसे हाँ होगा, हाँ 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 है ना, हाँ। ये प्रश्न है। तो उस संदर्भ में थोड़ा मैंने जो है अभी ये दो दो तीन चार मिनट में कुछ सोचने का प्रयास किया, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रम मूल्य के लिए जो है ना, यूनिट का निर्धारण होगा। जैसे मुझे लगता है कि 1 घंटे श्रम का एक यूनिट उसको बताए, है ना। एक हम्म फॉर एग्जाम्पल, अब जो हम्म है जागरूक परंपरा में आवश्यकताएं तय हो जाएगी कि ये हम्म हमारी आवश्यकता है ना। हम्म जैसे शराब आवश्यकता नहीं है, तो वो जो है वो उसके उस पर श्रम लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो उत्पादन होगा ही नहीं। हम्म जैसे तंबाकू है ना, मतलब जो है, हम्म तो आहार आवास अलंकार संबंधी जो भी है, तो उसमें पहले
प्रदेश के हिसाब से, है ना, जलवायु के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जो है आवश्यकताएं तय हो जाएगी। और उस आवश्यकताओं में से जिन जिन उत्पाद में जितना समय लग रहा है, जैसे कोई एक उत्पाद है वो 1 घंटे में तैयार हो रहा है, और जो है दूसरी प्रोडक्ट है वो जो है वो 2 घंटे लग रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि वहाँ जो है उसका जो एक्सचेंज में फिर जो है ये जो 1 घंटे में तैयार हो रहा है ना, उसको 1 यूनिट बताए, तो वैसे 2 यूनिट के बराबर जो दूसरा एक प्रोडक्ट है जो 2 घंटे में तैयार हो रहा है ना, वो शायद जो है उसको 1 यूनिट बताए, और इस तरह से एक्सचेंज होगा, ऐसा कुछ ध्यान जा रहा है। शायद मैं जो है कुछ पहुंचा पाया, है ना। कोई एक चीज के उत्पादन में समझो कि 1 घंटा लग रहा है, कोई एक चीज के उत्पादन में 3 घंटा लग रहा है ना। दोनों ही जो है आवश्यक है परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप, है ना। तो उसमें फिर जो है श्रम मूल्य कितना लग रहा है ना, उस हिसाब से फिर दोनों का संतुलन साध के मुझे लगता है श्रम मूल्य का निर्धारण होगा। जैसे किसी को ऐसा ना लगे कि मैंने इसमें 3 घंटा लगाया है, इसमें 1 घंटा लगा है ना, और जो है दोनों को जो है एक ही यूनिट माना जाए, ऐसा ना हो। मैं शायद जो है उसको भाषा में रख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो है मैं थोड़ा बहुत जो अंदर बैठ रहा है ना उसको भाषा देने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी मैं और में कैसे कर समझ रहा था, मैं थोड़ा मेरे क्लियरिटी और आ रही है। जैसे मैं समझ रहा था कि जैसे एक परिवार है, हम्म, परिवार में बहुत सारे लोग हैं। जैसे एक बच्चा है, पढ़ने पढ़ने का काम करता है, तो उस पढ़ने के हिसाब से उसके हम लोग डाइट वगैरह उसकी ज़रूरतें तय करते हैं। एक हम्म, वृद्ध है जो केवल सलाह मशवरा का काम करता है और बैठ के उठ कर बैठता है, उस हिसाब से हम उसकी डाइट और इस सब कुछ तय करते हैं। दोनों आदमी अपना अपने हिसाब से काम करते हैं। एक परिवार के में जितने लोग हैं ना, वो एक तरीके का उत्पादन करते हैं, तो उनके हिसाब से उनको डाइट वगैरह जो भी है वितरण होगा। एक आदमी है ना जो कुछ जैसे टेक्निकली एजुकेशन का काम कर रहा है, या फिर कोई आदमी स्वास्थ्य संयम पे काम कर रहा है, या कोई आदमी रिसर्च का ही काम कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई नई बीमारी आ गई है, उससे लड़ने का काम कर रहा होगा। कोई डिसाइड नहीं हो रहा है वो कब तक उससे हल हो पाएगा, लेकिन जो उसके पास जानकारी है वो कुछ कोशिश कर रहा होगा। उसका उसके हिसाब में भी जो खाना पीना उसको मिलेगा, जो वितरण होगा, वो कुछ उसके हिसाब से मिलेगा, उसको कितनी जरूरत है। जैसे एक किसान खेत में काम कर रहा है, तो उसको ज्यादा चाहिए खाने पीने के लिए और बाकी चीजें कम चाहिए सुविधाओं के नाम पे। कुछ इस तरीके का श्रम मूल्य का मॉडल होगा या कुछ और होगा इससे अलग? ठीक है भैया, आप कुछ और कहना चाहते थे। मैं ऐसा समझा कि श्रम मूल्य निर्धारण मतलब श्रम मूल्य का एक्सचेंज कैसे करेंगे, क्योंकि जो है ना जागृत एक्सचेंज, परंपरा हाँ में मतलब एक्सचेंज जैसे जागृत मैंने। परंपरा में जो भी होगा ये जो है, ये अभी जो करेंसी है ना वो जो है माध्यम नहीं होगा, लेकिन हाँ श्रम माध्यम नहीं मूल्य है। जो है वो माध्यम होगा एक्सचेंज का, हम्म। चीजों के एक्सचेंज का। उस आधार पर मैं कुछ अलग सोच रहा था, आप कुछ अलग कह रहे हैं। ठीक बात है। जैसे मैं खेती करता हूँ और आप प्रोधन का काम करते हैं, हम दोनों को खाना चाहिए। हाँ। तो भैया शैलेंद्र भैया, ये मुद्दा अलग हो जाएगा। आज के पे हाँ। चर्चा में रहते हैं, ये थोड़ा सा है हाँ ना, वही जो मैं जो डेरिवेट हो रहा है है ना, थोड़ा सा। हाँ डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसको हम्म। अर्थशास्त्र तक वेट करते हैं, क्योंकि उसमें 10 भैया सोपान ये बोलता। हाँ हाँ सुधा हाँ हाँ, दीदी ठीक ठीक कुछ ठीक ठीक बोली, हाँ ठीक जी, ठीक दीदी ठीक, कुछ हाँ कहना चाह रही है, उनकी बात सुनो जी दीदी। जी जी जी। हाँ भैया, सॉरी, बीच में मैंने आपको, आप बोल रहे थे, मुझे लगा कि वो इसी मुद्दे पे कुछ सोचा है। और जैसे अभी शरण भैया बोल रहे थे ना कि दो अलग अलग कार्यों का वेटेज कैसे डिसाइड होगा। बेसिकली मुझे जो लग रहा है कि अगर कोई चिकित्सा में है या कोई शिक्षा में है और कोई प्रोडक्शन में है, तो इस पे मैंने कुछ सोचा था। तो अभी शेयर कर दूं कि बाद में करूं? नहीं, कर दीजिए, कर दीजिए। जैसे एक चीज जो ध्यान में आई थी कि जब व्यवस्था हो जाएगी, जैसे शरण भैया का प्रश्न भी उसमें था कि पूरी 10 पानी व्यवस्था बन जाएगी, तो मानसिकता में तो सबके आवश्यकता का निश्चयन हो ही जाएगा। और उसके बाद जो श्रम होगा उसमें कितने काम करने के लिए घंटे लगे, जिसको बाबा जी ने हस्त लाघव के साथ जोड़ के रखा है कि कितना समय लग रहा है, और फिर मानसिक श्रम कितना लग रहा है उसके साथ तो कैलकुलेट होगा ही। लेकिन जो मुझे लगता है जो एक रेगुलेशन होगा, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे फाइनली कि कौन सी चीज कितनी इम्पोर्टेंट है। तो जो एकदम इसेंशियल कमोडिटीज हैं जो कि हमारे जिंदा रहने से रिलेटेड हैं, उनका जो विनिमय होगा उसका एक तरीका होगा। और लेकिन जो लोग उस इसेंशियल कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं,
लेकिन वो भी किसी बहुत आवश्यक कार्य में, क्योंकि उस समय सभी ऐसे आवश्यक कार्यों में लगे रहेंगे। भैया का एग्जाम्पल काफी क्लियर था, जैसे कोई डिसीज आ सकती है, उसका कोई कर रहा है, लेकिन इमिडिएटली कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे रिसर्च में कोई जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो सारा सुविधा है वो जुटाना समाज का कार्य रहेगा। तो शिक्षा और सेवा को खास करके, जैसे हम बोलते भी हैं कि इसमें रखा हुआ है समाज की भागीदारी के रूप में, तो समाज उस समय डिसाइड करेगा कि अभी इनसे डायरेक्टली कोई प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन इनका काम तो लग रहा है, श्रम तो लग रहा है, मानसिक श्रम भी लग रहा है और शारीरिक श्रम भी लग रहा है किसी अर्थ में। तो ऐसे स्थिति में भले वस्तु भौतिक रूप में उपलब्ध ना हो, लेकिन उस श्रम का मूल्यांकन होगा और उसके अगेंस्ट में जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं वो उस व्यक्ति को उपलब्ध होंगी। इस तरह से विनिमय का कोई मॉडल होगा मुझे लगता है भैया। क्योंकि अगर हम केवल कितना समय लग रहा है और कितनी वस्तु प्रोड्यूस हो रही है, तो हम फिर से डिमांड और सप्लाई के चक्कर में फंस जाएंगे। और फिर अगर ऐसा देखा जाए तो खाने पीने की वस्तुएं तो इसेंशियल हैं, और उसमें लगने वाला श्रम उस तरह से, जैसे खेती है, वो रिलेटिवली कम है, 3-4 महीने में काफी सारा उत्पादन हो जाता है। लेकिन पेट्रोल है या ऐसा कोई चीज है जिसमें समय ज्यादा लगता है लेकिन वस्तु कम प्राप्त होती है, तो फिर हम अगर इस आधार पर करेंगे तो फिर वापस डिमांड सप्लाई और उसमें फंस जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वस्तु की व्यवस्था में क्या उपयोगिता है, और अ, अगर उस समय वस्तु उपलब्ध नहीं है तो भी उस सेवा की या उस व्यक्ति के जो जो कार्य कर रहा है उसका क्या मूल्यांकन हो सकता है, उसके आधार पर विनिमय प्रणाली होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी। जी, तो थैंक यू वेरी बहुत मच, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया। थैंक यू। जी बहुत बढ़िया। फिर भी मेरा सबमिशन यही रहेगा कि इन सब सवालों को अच्छे से और इनका उत्तर समझने के लिए अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, दर्शन शास्त्र हो जाए, वाद हो जाए, अर्थशास्त्र पे आएंगे तो और डिटेल में कर लेंगे। तो अभी इतनी चर्चा शैलेंद्र भैया पर्याप्त हो गई, जो आपने मुद्दा उठाया। योगेश हाँ भैया हाँ, ने एक कुछ रखा, क्वेश्चन आनंद फ्रेम भैया हो ने गया, रखा, ये शुभ बहुत अच्छा हो शुभा गया। दीदी ने काफी अच्छा रख दिया, है ना। हम्म। इन सब ने मिलके तो इतना पर्याप्त करें आज के लिए फिर, आप इस भैया बहुत मुद्दे बहुत पर। थैंक यू, थैंक बढ़िया यू, भैया। थैंक यू। हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत। तो और किसी का कोई हैंड रेज तो नहीं है, पर भैया एक और मुद्दा था मुझे, जी जी जिससे जी रखिए। हाँ, जो समृद्धि वाली चर्चा हो रही थी, जिसमें उसमें मेरा जो अभी ध्यान गया कुछ समय से कि भाव होना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब जब हम हालांकि ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है जो बार बार रिपीट हुई है कि आवश्यकता से अधिक होना ही समृद्धि है, लेकिन तब ऐसा जब डिफाइन करते हैं तो आवश्यकता के ऊपर ज्यादा ध्यान चला जाता है। ऐसा लगता है कि फिर आवश्यकता कितनी हो, फिर हर व्यक्ति की कितनी हो, हर परिवार की। जबकि यहाँ पर मानसिकता में समाधान होना, जो आप लोगों ने कहा भी, भाव में उस चीज का अपने ऊपर विश्वास होना, और परस्परता में उस न्याय की उपलब्धता का भी विश्वास होना, ये दो भाव अंदर अगर होते हैं, इनसे तृप्ति होती है, तो वस्तु के रूप में समृद्धि का अनुभव हो भी सकता है। अदरवाइज भाव की अगर कमी है तो कुछ भी कर लें, वहां पर समृद्ध होने का भाव नहीं आता। तो समृद्धि बहुत ज्यादा भौतिकता से रिलेटेड नहीं लगती है। इतना ही उस वाले पॉइंट में जोड़ना था। ओके, बहुत सुंदर, बढ़िया। जी दीदी ने बिल्कुल ठीक बताया, है ना। तो जी भैया। जहाँ तक मैं जो है समृद्धि की परिभाषा जो समझ रहा हूँ ना, तो मतलब वो तो समृद्धि एक भाव का ही नाम है ना। जी वो कोई भौतिक वस्तु का नाम नहीं है। भौतिक वस्तु तो संपत्ति है, संपत्ति समृद्धि नहीं है ना। समृद्धि भाव का है। लेकिन कैसे कैसी स्थिति का भाव, तो मैं जो समझ रहा हूँ कि एक तो आवश्यकता से अधिक वस्तु है और वस्तु होने का एहसास भी है। समाधान की रोशनी में आवश्यकताएं निर्धारित हुई है और वो उसका उत्पादन हुआ है और वस्तु होने का एहसास भी है। और कोई आदमी समृद्धि के भाव में जीता है, उसका प्रमाण क्या है? तो अब जो है वो पोषण की मानसिकता से जीता है कि कहाँ कहाँ जो है तन मन का पोषण में कर सको, है ना। वह उसके आधार पर पता चले कि ये आदमी अब समृद्धि के भाव में जी रहा है।
केवल जो है मेरे पास अपने जो है ना, अपने परिवार के लिए पर्याप्त चीज है, मुझे लगता है समृद्धि के भाव की वहां शुरुआत हो सकती है। लेकिन समृद्धि के भाव का जो प्रकटन है ना, वो तो जब जो है अब समाज में जो है ना, पोषण के भाव से सब ये क्रियाकलाप शुरू करेगा। लोगों के पोषण, तन मन का पोषण, मुख्य मन का पोषण, मन के पोषण के अर्थ में तन का भी पोषण है ना, मतलब और परिवारों को समृद्ध बनाने के अर्थ में उसका जो प्रयास है, वही उसके समृद्धि के भाव में जीने का जो है प्रमाण हो सकता है। ठीक है, इतना जो है मैं थोड़ा शेयर करना चाह रहा था। जी भैया, बिल्कुल मैं भी इस पे एग्री कर रही हूँ कि जब वो समाज में ऐसी व्यवस्था हो कि सबको ये एहसास रहे कि वस्तु उपलब्ध रहेगी ही, तभी ये हो पाएगा। जी जी। बहुत बढ़िया योगेश भैया, शुभा दीदी। उमा शंकर भैया भी हैंड रेज कर रहे हैं, उनकी भी बात सुनते हैं वो क्या कहते हैं। उमा शंकर भैया, हाँ जी भैया नमस्ते। भैया नमस्कार, नमस्कार सभी को। भैया एक बार समृद्धि पर हम भी थोड़ा सा जो समझ बना है वो शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल तो भैया ऐसा उससे पहले हम जागृति या अनुभव को देखेंगे। उनको 4 टुकड़ों में बांटते हैं। एक बार भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति के रूप में, है ना। तो जी जो भाव की बात करते हैं तो ये स्टेजेज है, उस भाव का ही स्टेजेज है। सब कुछ होने के बाद भी आपकी मानसिकता भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति के स्तर पर चेंजिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। उसमें जो संसार में ऐसा नहीं है कि बहुत सारा चेंज हो रहा है आपकी समझ में। जो आपकी स्वीकृति है वही की उसी की मजबूती हो जाती है, स्टंप लगते जाता है इन स्तरों पर, भास पर, आभास पर, प्रतीति पर और अनुभूति पर। तो जो कंप्लीट समृद्धि है, जिसको आप भैया ने शायद बोला था उस समय कि अनुभव होने के बाद ही आता है, तो कंप्लीट समृद्धि तो अनुभव होने के बाद ही आ पाएगा, ऐसा सोच तार्किक रूप से अगर सोचते हो तो ऐसा लगता है। लेकिन उनकी, क्योंकि एक पॉइंट नहीं है अनुभव, अनुभव ग्रेजुअली है, तो एक पॉइंट नहीं है, लेकिन वो चीज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते जब हम पूरा कंप्लीटली अनुभव के आधार पर आ जाएंगे, तब वो समृद्धि का भाव पूरा पूरा, उसमें डगमगाएगा नहीं कोई चीज कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। यानी मैं कहने का मतलब ये है कि सपनों में भी ये ख्याल नहीं आएगा कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जब भी मैं कोई चीज खोजूंगा, जैसे 1 लाख रुपया की जरूरत पड़ा तो मेरे पास नहीं है, ऐसा आएगा। उतना ही चाहिए और वह बाकी इकट्ठा करने की भाव खत्म हो जाएगा। अगर उस स्केल पर देखते हैं तब की बात कर रहे हैं। ये मेरा समझ है समृद्धि के बारे में। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया। विजयबल भैया, आप, विजयबल भैया नमस्ते, आपका हैंड रेज हुआ है। विजयबल भैया अगर हाँ आप भैया, बोल रहे हैं तो भैया आपका, नमस्ते, हाँ नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, हाँ भैया ये माइक। समृद्धि के ऊपर बियर भैया ने भी रखा, और कुछ आनंद भैया ने भी, और अभी भैया ने भी रखा। भैया समृद्धि को एक हफ्ते से हम लोग भी बात कर रहे थे, तो कुछ भैया ये जब पूरा एनालिसिस करता हूँ घर में बैठ के, परिवार के साथ अभी हुआ नहीं है, वो प्रोसेस चालू है। मगर खुद में भैया अगर देखता हूँ, कुछ जगह पे है, कुछ आयाम में नहीं है। जैसे स्वास्थ्य हुआ, जॉब हुआ, ऐसे में लिस्ट बनाया तो बहुत सारा लिस्ट है। कुछ सब्जेक्ट में समृद्धि भाव रहता है, और उसके मैं उसमें देखता हूँ कि थोड़ा भय रहता है। तो जिसमें पूरा अभय दिखता है उसमें मुझे लगता है उसमें समृद्धि है, और जिसमें थोड़ा भय है उसमें नहीं है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, आप लोग ठीक करिएगा। तो फिर जैसे बच्चे बोलते हैं मैं मैथ में बहुत बढ़िया, मेरे को कोई डर नहीं है, तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस है। तो कोई सब्जेक्ट में बोलते हैं नहीं मुझे उसमें डर है। तो ऐसे पूरा अगर भैया देखूं सारे चीजों को समेट कर, तो समृद्धि भाव पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ चीजों में अभी भी समझना बाकी है। तो समझने की प्रोसेस में भैया वो सब ठीक होते जाएंगे कि इसको कैसे करें, थोड़ा हेल्प करें भैया। प्रश्न ऐसा ही था। रख पाया भैया हाँ प्रश्न को? हाँ भैया, जी भैया भैया। बिल्कुल रख दिया आपने। तो मुझे लगता है भैया उमा शंकर हाँ भैया ने बढ़िया से इसका जवाब दिया। लेकिन अच्छा, योगेश भैया कुछ बोले, हेमंत भैया का भी हाँ माइक ऑन है, हाँ तो हाँ योगेश हाँ भैया आप कुछ कह रहे हैं, हाँ बताइए। भैया, हाँ विजेबल भैया जिस तरह से कह रहे हैं कि जैसे है ना, का बेटा जो है मतलब
एग्जाम की तैयारियों में थोड़ी कमी है, उस वजह से जो है वहाँ समृद्धि का भाव महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे थे विजयबल भैया? नहीं मैंने ठीक भैया, सुना? मेरे में जैसे अलग अलग, आप कहना चाह रहे थे विजयबल भैया? नहीं मैंने ठीक भैया, सुना? मेरे में जैसे अलग अलग आयाम है, जॉब है, पैसा हाँ। है। कुछ जगह पे अपने आप को समृद्ध समझ तो लेता हूँ कि तो, हाँ मेरे तो पास ठीक विजयबल है, भैया जितना है समृद्धि, आवश्यकता से अधिक है। और हाँ, हाँ। तो बाकी सब शिक्षा, बच्चों के शिक्षा देखता हूँ, स्वास्थ्य देखता हूँ, सब कुछ मिला के जैसे समाज में पूरा व्यवस्था नहीं है, तो उसको हाँ, देखता हूँ तो कहीं ना कहीं भय तो रहता है। ठीक बात है, तो वो तो है। उसमें पूरा समृद्धि भाव जो है, आपने बताया भाव की समृद्धि भाव ही होता है, तो नहीं पूरा बनता नहीं है। भैया, ठीक है। समृद्धि के भाव के लिए जो है ना, भौतिक वस्तुओं का होना अनिवार्य है। हम ये माने कि आदर्शवाद की तरह कि जो है वो पर्याप्त है ना, उसको शायद समृद्धि नहीं कह रहे हैं ना, उसके लिए मतलब जितनी चद्दर, जितने पैर उतनी चद्दर होनी चाहिए। मतलब हमारे हमारे परिवार की जो भौतिक आवश्यकताएं है, उससे अधिक चीज वस्तु होना चाहिए, और चीज वस्तु होने का एहसास भी होना चाहिए। और वो एहसास जो है ना, पोषण की मानसिकता के रूप में व्यक्त होता है। अगर अभी भी हम जो है ना, और कितना इकट्ठा हो जाए, अभी भी जो है जहां नजर डाले वहां से कुछ पाले, इस मानसिकता से जो है इकट्ठा कर रहे हैं, और हम माने कि हमारी आवश्यकता से अधिक है। हाँ, चीज वस्तु अधिक हो सकती है, लेकिन अभी समृद्धि का भाव नहीं है। और समृद्धि के भाव के लिए चीज वस्तु, भौतिक चीज वस्तु का होना अनिवार्य है। मतलब ये केवल जो है भाव है, ऐसा नहीं है ना। समृद्धि मतलब भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक चीज वस्तुएं, और वो होने का एहसास समाधान की रोशनी में, और वो एहसास का जो प्रकटन है वो पोषण की मानसिकता के रूप में, है ना। सब मिला के मुझे लगता है, लेकिन केवल हम माने कि नहीं, है ना, ये जो है कुछ भाव में कमी है ना। चीज वस्तु ना हो और भाव हो, उसको समृद्धि नहीं कह रहे हैं, है ना, कि जो है पर्याप्त है। मेरा ऐसा सोचना है, शायद जो है आपका कहने से मेरा कोई ऐसा ध्यान गया हो तो, है ना। समृद्धि का भाव चीज वस्तु से जुड़ा हुआ है, भौतिक चीज वस्तु से। और भौतिक चीज वस्तु का निर्धारण जो है समाधान की रोशनी में हो, है ना। बढ़िया योगेश भैया। रेखा दीदी जी कुछ और जोड़ना चाहती हैं? जी रेखा दीदी जी जी। जी अब जी मैं भैया। इस संदर्भ में मानव व्यवहार दर्शन में जो लिखा है उसको जोड़ रही हूँ कि वस्तु 6 तरह की वस्तुएं: सामान्य आकांक्षा, आहार, आवास, अलंकार, और महत्वाकांक्षा, दूरगमन, दूरदर्शन और दूरश्रवण। ये 6 तरह की वस्तुएं होती है हमारे पास, या तो कम होती हैं या तो अधिक होती हैं, या जितनी आवश्यकता है उतनी होती है। तो इसमें जुड़ा है सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं जब कम होती हैं तो हम शंकाग्रस्त रहते हैं, हम अभाव से पीड़ित रहते हैं। जब जितनी जरूरत हो उतनी होती है तो हमें हमें एक अभाव रहता है। जब कम होती है, जब जितनी होती है, मतलब मेरे परिवार में जैसे 10 किलो गेहूं लगता है 1 महीने का, और 10 किलो गेहूं है, तो जितनी आवश्यकता होती है उतनी होती है, तो हम शंकाग्रस्त रहते हैं, हम संदेह में रहते हैं कि कोई आ गया तो, या कभी कोई चीज खराब हो गई तो एक संदेह में रहते हैं। जब सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं आवश्यकता से अधिक होती हैं, है ना, वस्तु पर जो क्या है कि वस्तु जब आवश्यकता से अधिक होती है तब समृद्धि का भाव आता है। और इसी तरह से महत्वाकांक्षा के बारे में स्पष्ट किया है कि महत्वाकांक्षा की वस्तु जब हमारे पास नहीं होती तो हमारे मन में एक कौतूहल बना रहता है। जब होती है तो एक तृप्ति, एक संतुष्टि रहती है। और जब आवश्यकता से अधिक होती है महत्वाकांक्षा की वस्तुएं तो असंतोष रहता है। असंतोष के कारण वो अधिक होती है और अधिक होने पर असंतोष रहता है। ऐसा मानव व्यवहार दर्शन में स्पष्ट किया गया है। इसका मतलब समृद्धि जो होती है वो वस्तु के साथ जुड़ी हुई है, और वस्तु, सामान्य आकांक्षा की वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक होने पर ही समृद्धि होती है। महत्वाकांक्षा की वस्तु आवश्यकता से अधिक होने पर असंतोष होता है, क्योंकि उनको मैनेज करना, जैसे मैं अपने हस्बैंड को कहती रहती हूँ, अभी हम 15 दिन के लिए बाहर गए थे, तो जब हम आए तो घर पूरा ऊपर नीचे सब अस्त व्यस्त, क्योंकि इतना बड़ा घर बनाया तो हमने ये सोच के था कि भाई अध्ययन किया करेंगे, परिवार के लोगों को बुलाएंगे। नीचे हमने हॉल भी इसी उससे बनाया था, तो हुआ भी है, उसका उस तरह से उपयोग भी हुआ है, हो भी रहा है कई बार। तो लेकिन
बाकी ऊपर और ये बीच का काफी बड़ा एरिया हो गया, तो और सामान भी ज्यादा है, तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैं देखती हूँ कि आवश्यकता से मतलब मैंने जब ये लाइनें पढ़ी थी ना सुरेंद्र भैया, मुझे कई दिन तक अच्छा लगता रहा, बहुत दिन तक अच्छा लगता रहा कि कितनी जी मतलब कितनी सटीक बात कही है ना, कि क्योंकि वस्तुएं या तो हमारे पास कम होंगी, या जितनी है उतनी होंगी या अधिक होंगी। अब बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में स्केल हमारे पास आ जाता है कि भाई कोई चीज सामान्य आकांक्षा कम होने से, अधिक होने से, और आवश्यकता से मतलब जितनी है उतनी होने पर क्या होता है, और महत्वाकांक्षा की वस्तुएं कम होने से, अधिक होने से, और जितनी है उतनी होने पर क्या होता है। ये बड़ा अच्छा स्केल मुझे लगा था जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, नहीं, तो बहुत मैंने इन बढ़िया। लाइनों आपने को रट लिया था। आपने इसको बहुत सही समय पे उदाहरण और उद्धृत किया है, मतलब मानव व्यवहार दर्शन में आया ही है। तो हाँ जो विजयबल भैया कह रहे हैं, तो भैया बिल्कुल आप कई आयामों में देखेंगे तो ये सूत्र बहुत काम करता है ना, कि हमारी ज्यादातर परेशानियां हो सकता है वो महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं से हो। तो लेकिन इस पे हमने बहुत बार बात की है, जैसे स्वास्थ्य का, शिक्षा का, वर्तमान व्यवस्था, इन सबको मिलके अभी ऊहापोह बना रहता है। पर जो आपने लास्ट लाइन कही थी विजयबल भैया, कि जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, जो उमाशंकर भैया ने भी जोड़ा, और मुझे लगता है शुभा दीदी, योगेश भैया, सभी ने, आनंद भैया, बिहार भैया, सभी ने इस पे पर्याप्त रख दिया है। और आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो क्लैरिटी हमारी बनती चली जाएगी। बढ़िया बात। तो बढ़िया। मुझे लगता है बिहार भैया पर्याप्त चर्चा हो गई है आज, और समय भी जो हमने निर्धारित किया है उसकी सीमा में पहुंच गए हैं। तो आज पूरा कर लें भैया, या कुछ कहना चाहेंगे बिहार भैया? आपका माइक म्यूट है अगर आप बोल रहे हैं तो। नहीं भैया, बहुत ठीक है, बढ़िया भैया, फिर आज पूरा कर कल। लेते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया भैया। तो सभी भाई बहनों को धन्यवाद और नमस्कार अच्छी चर्चा के लिए। और हम सब जागृति में एक दूसरे के सहायक होते रहें, इसी तरह से मैत्री भाव के साथ जो बना हुआ है उसको और सुदृढ़ करते रहें, और सहअस्तित्व का जो भास आभास प्रतीति अनुभव की ओर बढ़ते रहें। इसी के लिए, इसी के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते नमस्कार भैया, सुदीप। सबको नमस्कार।